बेसिकली आपने किसी ने अमेजन फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स पैनल पे वर्क किया है क्या, कभी भी, इससे पहले? कोई भी ऐसे हैं जिन्होंने ई कॉमर्स किसी पे? मिस्टर सचिन, आपने किया है? ओके। तो आपने कहाँ तक, मतलब किस चीज़ पे वर्क किया है उसमें, मतलब मर्चेंट फुलफिलमेंट, या मतलब थोड़ा सा बेस्ट लेवल, या कितना टाइम हो चुका है आपका करते हुए उस पर? सर मैंने बेसिक किया है उसमें, लिस्टिंग वगैरह लिस्टिंग की है कुछ मैंने अमेजोन पे, हम्म। मीशो, फ्लिपकार्ट पे। अच्छा, ओके। और मतलब बेसिक लेवल से ही किया था मैंने। उसको स्टार्ट पहले किया था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें समझनी है मुझे। और उस पे एड्स वगैरह कैसे रन करते हैं, ऑर्डर्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। ये मेरे को थोड़ा सा समझना है। बाकी आरटीओ के बारे में पूछना है कि कितना, क्योंकि अभी मैंने बीच में भी शॉपिफाई पर किया था, तो आरटीओ ने बहुत ज़्यादा लॉस करवा दिया। तो अभी हम्म। इसके ऊपर मैं अमेजोन मीशो के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि इसका रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं, तो ट्राई कर रहा हूँ इसके ऊपर हो जाए कुछ। अच्छा, ठीक है। ओके, नो इश्यू। और किसी ने किया है इस पे वर्क? चलिए ठीक है। मैं आज आपका बेसिक स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली अगर देखा जाए तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, और अपने पास अगर देखा जाए तो अपने पास काफ़ी पैनल्स होते हैं जो कि हम ई कॉमर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, पहले अपन स्क्रीन को कर लेते हैं। यस, ये व्हाइट बोर्ड सभी को विजिबल है? ये सभी को विजिबल है व्हाइट बोर्ड अपना? ओके। यस सर। ओके। नाउ क्या रहता है कि जैसे देखिए ई कॉमर्स में क्या रहता है, ई कॉमर्स की अगर बात की जाए ना, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि ई कॉमर्स में, ठीक है, तो ई कॉमर्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। कैसे? एक तो हम क्या कर सकते हैं, एक हमारा, सॉरी, देखिए, ई कॉमर्स में एक्चुअली क्या रहता है, दो टाइप के ई कॉमर्स होते हैं। एक तो क्या करते हैं हम, हमारी खुद की वेबसाइट होती है जिससे हम अपनी अपनी तरफ से अपन ई कॉमर्स कर सकते हैं, कि जैसे कि अपना खुद की वेबसाइट है और इसको हम अपनी तरफ से, वेबसाइट को अपनी तरफ से ई कॉमर्स की तरह कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हैं। सेकंड है हमारे पास ऑप्शन, वेबसाइट के अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहता है ये ई कॉमर्स के लिए। हमारे जैसे अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, मीशो हुआ, तो ऐसे हमारे पास काफी पोर्टल्स हैं जिसपे हम अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को वहां पर हम शेयर कर सकते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट को वहां पर सेल कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, है ना, तो अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे अगर नाम लूँ तो फर्स्ट है अपना, सबसे फेवरेट है अमेजन, ठीक है। दूसरा है अपना फ्लिपकार्ट, ठीक है। तीसरा है अपना मीशो, ठीक है। चौथा है अपना मिंत्रा। पांचवा है अपना जियो मार्ट, ठीक है। छठवा है अपना टाटा क्लिक, ठीक है। एक अपना अच्छा चलता है अभी, ये जेम पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट के लिए रहता है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर जिससे सर आजियो वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो सकता है ना? क्या चीज? मैं कह रहा हूँ आजियो वगैरह भी इंक्लूड हो सकता है ना इसके अंदर? हाँ हाँ, आजियो, आजियो भी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजियो भी है ना। बेसिकली अगर नायका का भी देखा जाए तो नायका का भी उनका प्रोडक्ट है ना। तो मतलब मैक्सिमम हमारे पास काफी मतलब काफी हमारे पास ऐसे वेबसाइट्स हैं, या हमारे पास ऐसे वो हैं, मतलब टूल्स हैं जो कि जिनके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। टूल्स का मतलब अपने पास ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं, ऐसे हैं बहुत सारे जिनके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो स्टार्टअप होता है ना, सबसे पहला स्टार्टअप अपन करते हैं अमेजन से। देखिए, अमेजन और सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो होता है, लेकिन अगर मैं प्रायोरिटी दूं किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं प्रायोरिटी दूं तो सबसे ज़्यादा मैं प्रायोरिटी दूंगा अपने अमेजन को। ठीक है। ये काफ़ी टाइम से है, और इनका जब आप इस पर वर्क करेंगे पैनल पे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें हम क्यों अपने इसको प्रायोरिटी देते हैं। और बाकी सभी फ्लिपकार्ट, मीशो, सभी में मतलब एक
प्रोडक्ट सेल करने का एक तरीके से जो प्रोडक्ट लिस्ट करना और ये सब पॉलिसी मैक्सिमम तो मतलब ये मान के चलिए 30 to 40% सेम रहती है। लेकिन बाकी जो होते हैं है ना, जितने भी क्राइटेरिया होते हैं फुलफिल करने होते हैं अपने प्रोडक्ट को डालने के लिए, उस हिसाब से अमेजन सबसे बेस्ट रहता है। अमेजन आपको काफी खुली छूट देता है, काफी चीजों को अपने अच्छे से मोनिटाइज करता है, काफी अच्छी चीजों को अच्छे से प्रॉपर उनका एक एसओपी डिसाइड है, तो जिस पे अगर आप वर्क करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि अमेजन इज द परफेक्ट, मतलब अमेजन सबसे बेस्ट है किसी भी चीज के लिए। और अगर जैसे अगर अपन जेम की बात करें, जैसे मैंने जेम लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट पोर्टल है, इसको अपन अमेजन से कंपेयर नहीं कर सकते। जेम पोर्टल में क्या रहता है कि जैसे कि हम अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हैं, बट ये इसको जो परचेज करेंगे तो परचेज करने वाले केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट परचेज कर सकते हैं। हम लोग जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है ना, वो लोग परचेज नहीं कर सकते वहाँ पर जेम पर। तो थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है, बट ये है कि जेम गवर्नमेंट है और यहाँ पे अमेजन फ्लिपकार्ट ये सभी हैं, ये अपने उसमें है, प्राइवेट में है। तो इनका खुद के पोर्टल्स रहते हैं और इसमें कोई भी बायर कोई भी सेलर इसमें जुड़ सकता है इनके साथ। ठीक है। सर हम्म। जी बताइए। सर जो जेम है, सर जो जेम है इसमें हम क्या क्या चीजें ऑफर करते हैं, क्या मतलब क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, सारे नॉर्मल जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे थे वो वाले या फिर समथिंग अदर, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए सब कर जो सकते लोग हैं। खरीदते हैं सब नहीं कुछ। नहीं, अपन तो सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इवन कुछ चीजें ऐसी गवर्नमेंट मतलब अमेजन पे नहीं मिलती, वो भी हम वहां पर इस पे कर सकते हैं, मतलब जेम पर कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, है ना। तो बेसिकली सर यहाँ पे प्राइसेस डिफरेंट होते होंगे, यहाँ पे चीजें चीप होती होंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है यहाँ पर। सर अभी ये स्टार्ट कर रहा है, कुछ शो नहीं कर रहा है, लिखा हुआ है सिर्फ अभी। अब शो रही है मेरी स्क्रीन। हाँ जी। ठीक। देखिए, जेम है ना, वो जेम है अपने gem.gov.in, ठीक है। इस पर कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो कि आप ये कहेंगे कि यार ये चीजें कभी मिली नहीं है यहाँ पर, तो अपन स्कूटी या एम्बुलेंस तक सेल होती है। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल है ना। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँ तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट मेरे यहाँ पर शो हो जाएंगे, ये जेम पोर्टल पर। ये इसके उसमें डालना पड़ेगा, कैटेगरी डालनी पड़ेगी। तो देखिए ये गाड़ियाँ तक सेल हो रही है, ये फोर्स ये वाली गाड़ियाँ तक सेल हो रही है जेम से। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये अमेजन पे नहीं सेल होती है। आई मीन टू से, हम जेम पर पहले तो जेम आया था तो कुछ ही कैटेगरी में था, इलेक्ट्रॉनिक चेयर्स और ये। बट आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद इन्होंने अपना प्रोडक्ट को वहां से प्रोडक्ट कैटेगरी को बढ़ाया, तो अब यहाँ पर अपन पेपर से लेकर के पेज से लेकर के हम कुछ भी सुई धागा कुछ भी सेल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है ना कि अपना प्रोडक्ट है, जहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई ऐसा हो जिसमें वो प्रोडक्ट नहीं यूज हो। सुई का भी यूज होता है कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, है ना। तो अगर सुई कपड़े का भी देखा जाए तो फैशन की चीजें भी यूज होती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सब बहुत सारी चीजें हैं। तो जेम के पास अभी कैटेगरी बहुत ज्यादा है जिनको वो डील करता है। तो जेम है गवर्नमेंट का है, हालांकि गवर्नमेंट पोर्टल है। तो लेकिन इसमें सेल कोई भी कर सकता है, सेल हम मतलब मैं सेल कर सकता हूँ, कोई भी प्राइवेट वाला बंदा कर सकता है सेल। इवन इसमें सर्विसेज तक सेल हो जाती हैं, कि जैसे कि सपोज दैट आप इलेक्ट्रिशियन है, एक मैकेनिक हैं, और आप अपने सर्विसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो भी सेल कर सकते हैं, वो भी अपना अपनी सर्विस को लिस्ट कर सकते हैं और उन सर्विसेज को आप सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। बस ये है फर्क कि इसमें जो बायर है वो केवल गवर्नमेंट जॉब वाला है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। इसमें नॉर्मल बायर नहीं परचेज कर सकता, बस इतना सा अंतर है, और बाकी सब कुछ अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह सेल कोई भी कर सकता है इसमें, जिम में। ये समझ में आएगा आप लोगों को, ये क्लियर है। देखिए अब एक छोटा सा बस ये रहता है डिफरेंस के, इसमें कुछ इन्होंने सर्टेन क्राइटेरिया बनाए हुए हैं जेम के लिए कि आप इतने मतलब 25,000 तक के जो प्रोडक्ट होंगे उनको डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट परचेज करना है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, 25,000 तक का प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, जैसे हम अमेजन फ्लिपकार्ट से करते हैं। बट अगर 25,000 से ऊपर का प्रोडक्ट है तो उसके लिए उनको बिडिंग करनी पड़ेगी, मतलब जो बोली लगती है ना, टेंडर आते हैं, आपने देखा होगा, तो टेंडर जो आएंगे तो वो टेंडर के बेस पे ही अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। कब? जब प्रोडक्ट की वैल्यू 25,000 से ज्यादा है। तो केवल जेम की बात है, ये मैंने इसलिए बताई है क्योंकि जेम एक गवर्नमेंट पोर्टल है जो कि अमेजन को काफी हद तक टक्कर दे रहा है। लेकिन हाँ ये है कि उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट इस चीज में बहुत अच्छे रहेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अमेजन फ्लिपकार्ट पे लिस्ट नहीं की जा सकती, जस्ट लाइक ये गाड़ियां हैं, ये कार्स हैं, है ना, ये थार और ये सब पुलिस की गाड़ी ये सब है ना, ये कभी भी यहाँ पर लिस्ट नहीं की जा सकते, एज यू नो, है ना।
तो जब इन गाड़ियों को लिस्ट नहीं किया जा सकता, तो अमेजन फ्लिपकार्ट पे बस ये है कि थोड़ा सा वहाँ पर उनके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं सर्टेन, वो मतलब हो सकता है आगे जाकर के भी ना सेल कर पाए इन गाड़ियों को। तो थोड़े से उनके भी रूल्स रेगुलेशन सर्टेन रहते हैं, बट ये है कि उन्होंने कुछ चीजें जो डिजाइन की हैं वो कस्टमर के हिसाब से की हैं। बीच में शायद ओला और ये उबेर भी मतलब ओला की गाड़ियां थी वो भी अमेजन पे आई थी, बट उन्होंने कुछ टाइम बाद बंद कर दिया था कुछ शिकायतें आने के बाद। तो वो थोड़ा सा रहता है कुछ चीजों में कि जो कि हम लोग अपन कह सकते हैं कि बायर्स की नीड से रिलेटेड अमेजन पे सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, है ना। तो अपन अब बात करते हैं सीधे अमेजन और फ्लिपकार्ट और ई कॉमर्स की, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूंगा इसमें आप लोगों को कि अमेजन फ्लिपकार्ट और ये सब क्यों चूज करते हैं लोग, है ना। तो अगर मैं एक चीज आपको बताना चाहूँ तो देखिए, अगर आप अपनी वेबसाइट से सेल कर रहे हैं, है ना, आप पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं इस चीज को। अगर आप अपनी वेबसाइट से सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, तो जब आपके पास कोई ऑर्डर आया आज के दिन, ठीक है, और सपोज दैट आप दिल्ली में हैं और आप कोलकाता से किसी बायर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, है ना, तो आप कैसे उसको सर्व करेंगे। आपको अपना प्रोडक्ट है वो लेकर जाना पड़ेगा, डीटीडीसी कुरियर या किसी भी कुरियर के पास जाएंगे आप लेकर के, और प्रोडक्ट को वहां पर डिलीवर करेंगे, मतलब करवाएंगे वहां पर, है ना। डीटीडीसी वाले को देंगे या किसी ब्लू डार्ट जो कुरियर है उनको हैंड ओवर करेंगे, और वो कुरियर वाला बंदा लेके जाएगा कोलकाता में अपने बायर को, आपका जो बायर है उनको डिलीवर कर देगा प्रोडक्ट, है ना। यहाँ तक तो ठीक है बात, यहाँ पर आप भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसके दो तीन सिनारियो और ऐड हो जाएंगे। सपोज है बायर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, उसने कहा मुझे वापस करना है प्रोडक्ट, तो आप क्या करेंगे उस केस में। आप उस केस में उस प्रोडक्ट को वापस मंगाने के लिए कैसे करेंगे, आप केवल यही कर सकते हैं कि आप रिवर्स पिकअप अरेंज कराएं। तो आपका जाने का 100 रुपये लग रहा है ना, तो रिवर्स पिकअप का आपका मान के चलिए 200 से 250 रुपये लगेगा, ठीक है। मीन्स आपको प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, आने आने का आपका 250 रुपये कोरियर चार्ज लग गया फर्स्ट, है ना। सेकंड थिंग ये रहेगी कि हर जगह रिवर्स पिकअप कोरियर अवेलेबल नहीं होते हैं, है ना। तो हो सकता है डीटीडीसी मना कर दे, आप अपने बायर से कहेंगे आप अपना प्रोडक्ट हमें वापस भेज दिए, तो हो सकता है बायर ना भेजे, मना करे। लेकिन आप अपनी वेबसाइट से कर रहे हैं और आपके में रिटर्न पॉलिसी है 7 डेज की, तो आपको वापस करना ही पड़ेगा वहां पर प्रोडक्ट को। लेकिन आप कैसे कराएंगे, आप कोरियर वाले से बात करेंगे। देखिए कोई भी कोरियर एंटरटेन नहीं करता, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम होती है कि आप अगर एक दो प्रोडक्ट के लिए उनके पास जाएंगे और आप कहेंगे कि आपको बहुत अच्छी सर्विस दें, नहीं करेंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसे कस्टमर बहुत रहते हैं। तो बेस्ट वे ये रहता है इसमें कि या तो आप अपने किसी कोरियर वाले के साथ टाई अप करें, कोरियर वाला जो होगा उनके साथ टाई अप करें, डीटीडीसी ब्लू डार्ट इनके साथ आप टाई अप करेंगे, तो उस केस में आपके लिए क्या रहेगा बेनिफिट कि वो आपकी सुनेंगे, ठीक है। लेकिन टाइप भी ऐसे नहीं करते हैं, उनको कम से कम लाख से 2 लाख का बिजनेस चाहिए आपसे, तब जाके वो टाइप करेंगे, है ना। तो ये एक पहला ये लॉस हो जाएगा अगर आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट से कर रहे हैं सेल, है ना। दूसरा आपका ये प्रॉब्लम रहेगा उसमें कि जैसे कि बायर ने तोड़ दिया या कोरियर में खो गया आपका प्रोडक्ट, तो कोरियर वाले कभी अपने पे इल्जाम नहीं लेते हैं। मतलब कभी भी आपके प्रोडक्ट को भले कोरियर बॉय ने खोया है या कुछ भी लॉस हुआ है, टूटा है या कुछ भी, तो कोरियर पर्सन डिनाई कर देंगे कि मेरी वजह से नहीं हुआ है, हम जहाँ सेलर से लेके आए थे उन्हीं की तरफ से ये प्रोडक्ट ऐसे इस तरीके से आया हमारे पास, ठीक है। तो वो भी आपको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड थिंग, आपकी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो गाइडलाइंस होती हैं डिलीवरी से रिलेटेड, वो फॉलो नहीं होती हैं। जैसे कि आपने प्रोडक्ट आज भेजा, तो आपको ये सर्टेन नहीं पता होगा कि 10 दिन के अंदर डिलीवर्ड होगा, 12 दिन के अंदर डिलीवर्ड होगा, हो सकता है 15 दिन में डिलीवर्ड हो, है ना। अब इन तीनों चीजों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ई कॉमर्स को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अमेजन फ्लिपकार्ट। अब इसमें मैं आपको तीनों बेनिफिट बता देता हूँ, तीनों क्या है इसमें। पहला बेनिफिट ये है ई कॉमर्स में, जैसे आप अमेजन पे, आपके पास किसी ने ऑर्डर किया, आपका प्रोडक्ट अमेजन पर है, ठीक है। जैसे अमेजन पे आपका प्रोडक्ट है, कोलकाता से किसी बाई ने आपको प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ठीक है। आपके पास ऑर्डर आया, आपने प्रोसेस किया ऑर्डर, तो अमेजन कोरियर का ही बंदा आपके घर पे आएगा डोर स्टेप पर उस प्रोडक्ट को पिक करने के लिए, और आपसे प्रोडक्ट पैक करके ले जाएगा बायर के पास, ठीक है। आफ्टर दैट अगर बायर को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसको वापस करना है, तो वो अमेजन पर कस्टमर केयर पे कॉल करेगा, तो अमेजन कोरियर उसके घर पे जाकर के पिक करेगा और प्रोडक्ट को आपके पास वापस लाके देगा। मतलब आपके पास ये कोरियर से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो सारे खत्म। मतलब आपको कहीं नहीं जाना, किसी कोरियर के पास प्रोडक्ट आपका आपके पास है। अगर बायर मना भी कर रहा है, रिप्लेसमेंट कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो भी अमेजन की जिम्मेदारी है कि वो आपके प्रोडक्ट को वापस ला करके आपको देगा, और ले जाने की भी जिम्मेदारी नहीं की है, ठीक है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि सपोज दैट बायर ने उसको डैमेज कर दिया या भेजा नहीं प्रोडक्ट को, ठीक है, या कोरियर में डैमेज हो गया, तो उसका चार्जेस अमेजन पे करेगा आपको। ये अपन आगे सीखेंगे, आगे आएगा ये टॉपिक जिसको अपन सेफ्टी क्लेम कहते हैं। तो उन क्लेम्स में ये रहता है कि हमारे ये प्रोडक्ट हैं, अगर उसमें कोई डैमेज होता है या कोई प्रॉब्लम होती है,
तो ये इसकी जो भरपाई है इसको कहते हैं रिम्बर्समेंट, इसकी भरपाई करता है अमेजन। मतलब अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो भी ई कॉमर्स पोर्टल है इसकी भरपाई करते हैं, इसको रिम्बर्समेंट कहते हैं। ठीक है। थर्ड थिंग थर्ड थिंग ये होती है कि इनका जो कोरियर का है ना, इनका खुद के कोरियर होते हैं, अमेजन का खुद का कोरियर है। तो वहां पे वो डिसाइड करके देता है कि जब बायर ने ऑर्डर प्लेस किया, जैसे आज 21 है, ठीक है, बायर ने प्लेस ऑर्डर किया और वहां पे बायर को दिख जाएगा कि 25 तक प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। तो आपने देखा होगा 25 को प्रोडक्ट डिलीवर हो ही जाता है ना। अब भले वो कितनी भी दूर हो, आपके यहाँ से प्रोडक्ट ले जाएंगे और 25 को प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे, है ना। मीन्स एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ अमेजन आपके प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है विद इन द टाइम। अगर पास में है, दिल्ली रीजन में, एनसीआर में अगर आप ऑर्डर करवा रहे हैं किसी भी बायर से, तो हो सकता है वो सेम डेट पे डिलीवर कर दे, हो सकता है कल तक डिलीवर कर दे। क्यों? क्योंकि उनका कोरियर है, उनकी सुनेगा। अमेजन ने अगर कह दिया, उनको टाइमलाइन दे देते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट इस बायर का ऑर्डर है, यहाँ से सेलर से आज पिकअप करना है और परसों तक वहाँ डिलीवर करना है। तो पूरा का पूरा जो कोरियर डिपार्टमेंट है ना, उसको पूरा ट्रैक करता रहेगा। जब तक वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा तब तक आप ये समझ लीजिए वो अपडेट करता रहेगा अमेजन को। मतलब डिले होने की कम गुंजाइश होती है, ऐसा नहीं है डिले नहीं होता, हो सकता है आज डिलीवर ना हो तो हो सकता है कल के दिन डिलीवर हो जाए, लेकिन इतना ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर अपन देखें, जो हमारा ई कॉमर्स पोर्टल है, अगर हम उसको ई कॉमर्स पोर्टल की तरह यूज करके अगर सेल करना चाह रहे हैं, तो उसकी जगह अगर अपन ई कॉमर्स को ज्यादा देख, मतलब इस पे अपना प्रोडक्ट डालते हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए बेनिफिशियरी होता है। बेनिफिशियरी इन द सेंस आप देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी ऐसे होगा कि आपको हैसल फ्री हो जाएगा बिल्कुल ही, है ना। आपको कुछ नहीं करना, ऑर्डर आएगा, प्रोडक्ट पैक करके ले जाएंगे। ठीक है। और अगर किसी को वापस करना है तो कस्टमर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है, अमेजन कस्टमर केयर में कांटेक्ट कर रहा है। बायर को प्रॉब्लम है, ले जाइए प्रोडक्ट, वापस ले गया वो प्रोडक्ट, है ना, और आपके पास वापस आ गया। गिरने टूटने खोने का डर ही नहीं है, बिल्कुल आप पैसे ले सकते हैं। तो मतलब आप हैसल फ्री हो जाते हैं इस चीज में बिल्कुल ही। आपको किसी कोरियर बॉय को कॉल नहीं करना है कि हमारा प्रोडक्ट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, हमारे पास नहीं आया। तो ये थोड़ा सा एक एडवांटेज है काफी। अब लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि यार ये आप ये इतना बता रहे हैं, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आप ये भी करेंगे कि फिर तो हर एक को इन्हीं पे जाके करने लगे, सब क्यों अपना, फिर ये कई लोग अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। भाई रीजन तो है इस चीज का, रीजन ये है थोड़ा सा, अमेजन के कमीशन देते हैं। अमेजन आपके प्रोडक्ट जब सेल होता है ना, तब आपसे कमीशन चार्ज करता है। सपोज दैट आपका अप्रोक्स मान के चले 10 to 20% कमीशन रहता है, 10 से 20% के बीच में। जिसमें कि सपोज दैट आपका 10,000 का प्रोडक्ट है, ठीक है, और 10% भी अगर कमीशन है तो 1,000 कमीशन अमेजन का हो जाएगा, कम से कम बता रहा हूँ मैं। और इस पे 18% जीएसटी और लगेगा। यानी कि आपको 1180 रुपये आपको अमेजन को पे करने हैं एज ए कमीशन। ये कम से कम है। कई प्रोडक्ट में हो सकता है 15%, तो किसी में 20% है। तो इस वजह से क्या है ना कि थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज तो है थोड़ा सा, कि जिसमें कि आपका प्रोडक्ट गया है तो आपको कमीशन देना पड़ेगा। बट एक इसको अगर अपन देखा जाए कि आप हैसल फ्री हो रहे हैं इस चीज से बिल्कुल, और एक आपका प्रोडक्ट भी अच्छा प्रमोट होता है। देखिए आप कहीं पे भी जाइए, देखिए जैसे मेरे स्क्रीन दिख रही है आपको, मैं आपको थोड़ा सा लेके जाता हूँ, है ना। जैसे अगर आप बेस्ट लैपटॉप भी कीवर्ड डालेंगे ना गूगल पर, है ना, तो आप देखिए इसमें, है ना, अगर बेस्ट लैपटॉप कीवर्ड डाला है आपने, है ना, तो आपको सबसे पहले लिंक्स कौन से मिलेंगे? फ्लिपकार्ट की मिलेंगे, अमेजन की मिलेंगे, है ना। तो बायर है ना, ट्रस्ट की वजह से लेता है, एक ट्रस्ट इश्यू भी आता है। आप देखना कभी भी कि अगर कोई बायर है, आप कितना भी सस्ता बेचिए, आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, लेकिन अमेजन पे अगर वो चीज महंगी है थोड़ा, अमेजन पे ट्रस्ट करेगा, एज यू नो। मतलब अगर आपको कोई ऑफर दे के 10,000 की जगह हम आपको 8,000 में दे रहे हैं हमारा प्रोडक्ट, हमारी वेबसाइट से ले लीजिए, बट आई थिंक मैक्सिमम पर्सन, मतलब दे विल गो टू अमेजन, भले वहाँ पे 10,000 का मिला है, 2,000 रुपये महंगा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है वहाँ पर। तो ट्रस्ट इश्यू बहुत बड़ी चीज होती है आजकल। तो एक ट्रस्ट इश्यू भी रहता है, तो इस वजह से हमको ई कॉमर्स पोर्टल को सेलेक्ट करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? ये सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है इसमें? आप थोड़ा बताइए, एक्चुअली मुझे लगता है कि आप लोग डाउटफुल हैं, इसीलिए कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। थोड़ा बताते जाइए, किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को?
नाउ अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ओके, थैंक यू। नाउ नाउ अपना अपन स्टार्ट करते हैं। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो अब अपना थोड़ा सा अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। नाउ मेरी स्क्रीन सभी को शो हो रही है यहाँ पर? मेरी स्क्रीन शो हो रही है सभी को? ठीक है। अब क्या होता है, अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमेजन से ही, जिसको अपन एक मेन टॉपिक लेके चलते हैं, जिसमें तो अमेजन अपना एक सबसे मेन रहेगा, जिसमें कि अपन सारी चीजें सीखेंगे, और जिन्होंने वर्क किया होगा वो समझ सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा, मतलब उनके पास टूल्स और ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, तो अगर मुझे अमेजन में ना, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ आज का मैं, है ना, इसमें क्या क्या रहता है ये सब। देखिए, जब अपन ये अमेजन का सेलर सेंट्रल है, जिसमें अमेजन सेलर सेंट्रल में हमारे पास सारी डिटेल है, ये वाली, है ना। ये सारी डिटेल हमारे पास रहती है कि जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें, मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, हम लोग जो जो कवर करेंगे, तो एक बस ये मान के चलिए एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको आप ये समझिए सभी में आप डीपली वर्क करेंगे, डीपली सीखेंगे, होपफुली आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। बस ये रहता है कि अगर अपन होम पेज पे जाते हैं, तो अपन को ये दिखता है यहाँ पर, ये की मैट्रिक्स रहती है, जिसमें ये सेल्स के बारे में बताते हैं कि आपकी कितनी सेल हुई है। ओपन ऑर्डर का मतलब जो हमारे पास ऑर्डर्स आए हुए होते हैं। ठीक है। इसमें एफ बी एम FBA ये सब है ना, ये मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या होता है। ठीक है। बायर मैसेज के, जैसे कि किसी ने हमसे प्रोडक्ट खरीदा है, तो क्या उसको बाय, मतलब उसने हमको कोई मैसेज किया है, या बायर हमसे मिलना, मतलब कोई कांटेक्ट करना चाहता है, कोई उसको इश्यू है, तो ये यहाँ पे बायर मैसेज में आता है। ये टोटल बैलेंस है कि जो हमारे प्रोडक्ट जितने गए हैं उन पे कितना पेमेंट पेंडिंग है और कितना उन्होंने कर दिया है। एक मेन रहता है ये फीचर्ड ऑफर, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसको अपन एक दिन का अपन क्लियर करेंगे इसको जल्दी, है ना। ये सबसे मेन टॉपिक रहता है फीचर्ड ऑफर का, मतलब अगर ये फीचर्ड ऑफर नहीं है, तो हमारे पास ये समझिए कि सेल ना के बराबर खत्म ही हो जाएगी। ठीक है। ग्लोबल प्रमोशंस होता है ना, कि इसमें अपन डील्स वील्स जो चलाते हैं, डील्स और ये सब चलती हैं, ये हमारे ग्लोबल प्रमोशंस में आता है। ठीक है। और ये अकाउंट हेल्थ है, ये थोड़ा सा इसका ही रहता है, इसको भी अपन को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकाउंट हेल्थ मैंडेटरी है। अमेजन पे अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो अकाउंट हेल्थ को आप मेंटेन करना पड़ेगा। अकाउंट हेल्थ बहुत एक मेजर इश्यू रहता है, जिसको अपन डीपली सीखेंगे। कई इश्यूज आपने फेस किए होंगे अगर जिन्होंने वर्क किया, और अगर आप देखेंगे कि अगर आप कहीं पे वर्क करेंगे किसी के साथ, या आप अपना अकाउंट भी ओपन करेंगे, तो आपको थोड़ा सा ये अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड आपको डेफिनेटली इश्यू आएगा, जो कि आपको मैं ट्रबल शूट करना बताऊंगा इसमें डेफिनेटली। और मैं इंटरनली भी बताऊंगा कुछ टूल्स ऐसे जिससे कि आप इसको इजीली कर सकते हैं, हाउ टू टैकल देम। लेकिन हाँ, इनकी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है बहुत ज्यादा, मतलब आप ये मान के चलिए कि अपने अगर 100 प्रोडक्ट भी भेजे हैं ना, 100 प्रोडक्ट अपन अगर अपन ने भेजे हैं अमेजन से, अगर आपके दो भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गए, तो आप ये समझ लीजिए आपकी मैट्रिक्स खराब हो गए वहां पर, आपके अकाउंट हेल्थ बहुत बुरी खराब हो गई। अगर 4 प्रोडक्ट आपके डिफेक्टिव निकले, बाय ने कंप्लेन की, भले डिफेक्टिव नहीं है, तो उस केस में भी आपकी मैट्रिक्स खराब हो जाएगी। यहाँ पर मैट्रिक्स खराब होने का मतलब ये है, आपको वार्निंग भेज देंगे कि हम आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं किसी भी टाइम, और ऑर्डर्स की वैल्यू भी कम कर देते हैं। तो इसका भी मैं आपको एक लूप होल्स भी बताऊंगा, और साथ में कुछ केसेज भी बताऊंगा कि उनको कैसे स्टडी किया है और किस तरीके से इन पर वर्क करना है। ठीक है। ये होता है सेलर फीडबैक। सेलर फीडबैक नथिंग, जो बायर ने हमसे कोई प्रोडक्ट खरीदा, और किसी बायर को कोई प्रॉब्लम है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हमको पॉजिटिव नेगेटिव स्टार रेटिंग फीडबैक देता है। तो ये यहाँ पर शो होता है, ये इसको अपन बाद में इसको भी कवर करेंगे कि कैसे करते हैं इसको, है ना। ये स्टोर्स हैं, अगर मेरे इंडिया में स्टोर है तो इंडिया आ रहा है, अगर मेरे ऐसे यूएसए यूके में होता तो यहाँ पे मेरे 2 स्टोर लिखा रहे होते, मतलब ये कंट्री वाइज है कि किसी कंट्री में अकाउंट होंगे तो उस हिसाब से आएगा अपने पास, है ना। ये कस्टम रिपोर्ट है। कस्टम रिपोर्ट इज नथिंग, इसमें मतलब अगर मुझे कोई रिपोर्ट निकालनी है, ऐसे मेरे कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, या मेरे कितना पेमेंट रुका हुआ है, या मेरे कितने कमीशन गया है, ये जितने भी रिपोर्ट हैं वो कस्टम रिपोर्ट से अपन निकाल सकते
लिस्ट ग्लोबली में क्या है कि अगर आपको अमेरिका यूएसए में भी सेल करना है तो आप इसको लिस्ट ग्लोबली के थ्रू अपना अपना प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्यूटोरियल ट्रेडिंग है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। ये इसका इतना यूज नहीं है ना। ये केवल मैंने आपको ऊपर का डैशबोर्ड बताया है। अगर देखा जाए तो मैं बेसिकली देखूँ तो यहाँ पर ये पूरा का जो पूरा टूल है ना, आप इधर जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे ना होम पेज पे, यहाँ पे अमेजन सेलर सेंटर लिखा हुआ है। इसकी जब आप लेफ्ट में जाएंगे ना तो यहाँ पे 3 लाइन्स हैं, ठीक है। आप इन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा है, यहाँ पर हमको सारी चीजें कवर करनी है। ये पूरा का पूरा हम करेंगे। अगर आप ये वाली चीजें सीख गए, आई एम श्योर कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको उनकी वर्डिंग को देखना है, एक एक वर्डिंग समझना है, और ये सारी चीजों को आप लेकर के अच्छे से अगर करेंगे तो आई एम श्योर कि आपका एसईओ भी हो जाएगा अमेजन का, आपके प्रोडक्ट भी सेल होंगे, आप कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये वन बाय वन हम करेंगे। मैं जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। कैटलॉग मतलब इसमें क्या रहता है, हम अपने प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इन्वेंट्री का मतलब हमने जो प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया है, ठीक है, उस लिस्ट प्रोडक्ट की हमको इन्वेंट्री डालनी है कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, कितने खत्म हो चुके हैं, कितने हैं अवेलेबल, कितने अमाउंट है, मतलब कितने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास रखे हुए हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इन्वेंट्री टूल का यूज करते हैं। प्राइसिंग का भी यूज होता है, प्राइसिंग अप डाउन करना है, कभी मतलब किसी का प्राइस अप करना है, डाउन करना है, ये सब हम यहाँ पे कर सकते हैं। ऑर्डर्स में रहता है कि आपके पास जो ऑर्डर्स आएंगे तो उनको आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे भेजेंगे, कैसे प्रोसेस करना है, ये ऑर्डर्स में आएगा। एडवर्टाइजिंग सबसे मेन होता है यहाँ का, कि मतलब एक तरीके से सेल करने के लिए, कि आपका प्रोडक्ट अगर एडवर्टाइज करना है आपको, ऐसे है ना। तो अमेजन पे अगर आपको एडवर्टाइज करना है तो कौन कौन से कैसे क्या रहेगा, ये अपन देखते हैं, कौन से एडवर्टाइज अपन करने हैं। कई टाइप के होते हैं, ब्रांड वाले, ब्रांड स्पॉन्सर्ड होते हैं, प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट मतलब स्पॉन्सर्ड चलते हैं, जिनको अपन बाद में कवर करते हैं वन बाई वन, है ना। और एक होता है इसमें ए प्लस कंटेंट, और ये डील्स, कूपन्स, ये सब अपन डील भी चला सकते हैं, कूपन्स भी रहते हैं, प्राइस डिस्काउंट, प्रमोशन, ये सब कर सकते हैं। ये अपन सभी वन बाय वन करेंगे इसमें। ये ग्रोथ टैब है। ग्रोथ टैब में नथिंग, इसमें क्या रहता है कि इसमें मतलब अपन हम जैसे अमेजन कोई प्रोग्राम लेके आता है कि आप इतना डिस्काउंट दीजिए तो हम आपको इतना रिवार्ड पॉइंट देंगे, इस तरीके से। तो ये ग्रोथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिसमें कि वो आप सीखेंगे B2B में आप इतना प्राइस कम कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए, इस तरीके से इसमें अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो इनका हम यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि प्राइस कम ज्यादा करना तो हमारे ऊपर है। हम क्यों, मतलब हमारा प्रोडक्ट ऐसे ही सेल हो रहा है तो हम अपना मार्जिन देखेंगे सबसे फर्स्ट। अगर बल्क में आ रहा है, बहुत ज्यादा जा रहा है, तो हम थोड़ा सा अपना मार्जिन कम कर सकते हैं। तो ये सब तो अस के हमको कैसे करना है, बाकी ये केवल रिकमेंडेशन के लिए है। रिपोर्ट्स में हम एक एक चीज देखेंगे, कितना हमारा प्रोडक्ट गया है, ठीक है। टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, जिसमें हम जीएसटी का देखेंगे कि कितना जीएसटी हमको पे करना है, जीएसटी से मैच करना है, जीएसटी पोर्टल से, ये सब ये हमारा इसमें आएगा रिपोर्ट में, ठीक है। पेमेंट में ये है कि जितने प्रोडक्ट गए हैं, कितने प्रोडक्ट गए हैं और कितने प्रोडक्ट आएंगे हमारे पास, ये सारी चीज हमारी होती है ना, ये पेमेंट में आती है। तो मतलब आपके पास से 100 ऑर्डर गए हैं, 10 ऑर्डर्स वापस आ गए, तो आपको 90 प्रोडक्ट का ऑर्डर का पेमेंट चाहिए, तो 90 प्रोडक्ट का जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिलेगा पूरा, ठीक है। ये परफॉर्मेंस है, जिसमें कि मैंने बताया ये मैट्रिक्स, अमेजन सबसे ज्यादा इसको बहुत ध्यान रखता है। थोड़ा सा मतलब आप भले अमेजन पे कुछ सीखें या ना सीखें, लेकिन ये जरूर सीखना, इसको मैं डेफिनेटली आपको कहूंगा। मैंने आपसे कहा ना कि दो प्रोडक्ट भी 100, ये देखिए ऑर्डर डिफेक्ट रेट ये दिया है उन्होंने, टारगेट दे दिया है कि अंडर 1% होना चाहिए। अंडर 1% का मतलब आप समझ सकते हैं, आपके 100 प्रोडक्ट गए हैं और एक बंदे ने भी कह दिया कि इनका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स को डाउन कर देंगे। मतलब 1% से रेशियो नीचे रहना चाहिए कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपके यहाँ से एक भी नहीं निकलना चाहिए। अमेजन ये कह रहा है 100 में से। तो इनकी ये वाली मैट्रिक्स बहुत मैटर करती है। अब मतलब अगर आपने ऐसे आपके 4 प्रोडक्ट भी ऐसे गए तो वो आपकी मैट्रिक्स को खत्म कर देंगे, यहाँ पे रेटिंग को डाउन करके के आपके सेल खत्म कर देंगे, आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे, है ना। ऐसे ही नेगेटिव फीडबैक ये आ गए या क्लेम्स आ गए तो वही प्रॉब्लम है आपके में, है ना। इवन आप ये देखिए कि जैसे यहाँ पर ये शिपिंग परफॉर्मेंस रहता है। शिपिंग परफॉर्मेंस में क्या रहता है, जो लेट डिस्पैच रेट होता है ना, लेट डिस्पैच रेट मतलब आपके आज ऑर्डर आया और अमेजन कोरियर वाला आपके पास आए आज और प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, है ना। तो अगर आज आपने उनको हैंड ओवर नहीं किया तो आपका लेट डिस्पैच रेट हो जाएगा। तो 100 में से अगर आपने 2 प्रोडक्ट में भी ऐसा किया तो आपकी मैट्रिक्स खराब कर देंगे। मैट्रिक्स खराब करने का मतलब आप समझ सकते हैं, वार्निंग मिलेगी, वार्निंग के बाद आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, है ना। लेकिन डरना मत, मैं इन चीजों को आपको और बेटर बताऊंगा कि इन चीजों को कैसे अपन को ट्रेवल करना है ना। कैसे अपन इन चीजों को बेटर वे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इन चीज में जो आपको स्टेप बताऊंगा आप उनको फॉलो कीजिए, इन चीजों का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके प्रोडक्ट पर। आप कहीं पे भी वर्क कर रहे होंगे, आप डेफिनेटली इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं।
इजीली कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उस चीज को वैसे करेंगे, परेशानी बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मैं उनको आपको गाइड कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि इनमें ऐसे इस तरीके से इस पॉलिसी को फॉलो करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है। ये सर्विसेज का है। अगर आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर से जो अमेजन पे रजिस्टर्ड है उनसे आपको अकाउंटिंग सर्विस लेनी है, एडवर्टाइजिंग के लिए सर्विस लेनी है, प्रोडक्ट और ये सब कोई सी भी अगर आपको सर्विसेज लेनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उनसे सर्विसेज ले सकते हैं, वो आपको सेशन दे देंगे। ये B2B है। B2B में क्या है, पहले अमेजन कैसे करता था, अमेजन पहले B2C मॉडल पे काम करता था। जैसे B2B B2C वो अपन क्लियर करेंगे इस चीज को भी। B2B में क्या रहता है, बिजनेस टू बिजनेस आप परचेज कर रहे हैं कि आपका खुद का बिजनेस है और का आप किसी बिजनेसमैन से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसको कहते हैं अपन B2B। और अगर हम एज ए कस्टमर कहीं से परचेज कर रहे हैं तो अपन कहते हैं उसको B2C। ठीक है। तो ये B2B B2C का फर्क है, ये अपन आगे इसमें देखेंगे। तो ये B2B सेंट्रल है इसका, ये ब्रांड का है, इसमें ब्रांड एनालिटिक्स होता है, ब्रांड रजिस्ट्री, हमारा प्रोडक्ट को रजिस्टर करना है, ये सब ये आ जाएगा। और ये लर्न में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बस अपना सेलर यूनिवर्सिटी रहता है जिसमें कि हम बताते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा इस तरीके से है। और मतलब वो अपने को ट्रेनिंग देते हैं कि अपन को अमेजन पे कैसे वर्क करना है, और आपका प्रोडक्ट इस तरीके से है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, गाइडलाइंस उनकी रहती है जो कि हमें फॉलो करने पड़ती है। तो केवल इतना सा एक ओवरव्यू रहता है। इसमें किसी को थोड़ा कोई डाउट है, हालांकि अपन इस चीज को पूरा कवर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, इस चीज को वन बाय वन सारे स्टेप को अपन क्लियर करेंगे। अभी के लिए इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इसमें भी। कोई डाउट है किसी को? सर ये पेमेंट का आप क्लियर करोगे बाद में कि पेमेंट का क्या साइकिल होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि जैसे पेमेंट है ना, ये पेमेंट कैसे लेते हैं, ये जैसे ग्राफ आता है ना कि ये वाला ग्राफ बना होता है, ये पूरा है ना, ये ग्राफ में कैसे इस तरीके से ट्रांजेक्शन ओवरव्यू इसमें क्या रहता है, डिस्बर्समेंट में क्या रहता है, ये अपन सब सारी चीजों को क्लियर करेंगे वन बाय वन। ठीक है। ये सारा क्लियर होगा। थैंक यू। तो अभी इसमें इससे रिलेटेड किसी को डाउट है, थोड़ा सा जो मैंने छोटा सा एक ओवरव्यू दिया है ना, केवल मैंने ऊपर से बताया है कि इन चीजों में क्या रहता है ये सब, इसमें किसी को डाउट है या कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं है? चलिए ठीक है। नाउ नाउ अपन अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग में ऑनबोर्डिंग होना सिखाता हूँ। बाकी मैं जो मैंने आपको बताया है इसमें मैक्सिमम जो आपको लिखने की इतनी नीड नहीं रहेगी, और अगर कुछ भी है तो मैं आपको इसका एक PDF शेयर करूंगा, उसमें सारी जानकारी रहेगी। अभी के लिए मैं केवल आपको एक ओवरव्यू देते हुए थोड़ा सा आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटर रिलेट करते हुए। क्योंकि क्या है ना, अगर मैं आपको कोई भी चीज ऐसे डायरेक्टली बताऊंगा तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे थोड़ा सा कनेक्ट करते जाएंगे ना तो अपन इजीली उन चीजों को गेट करते जाएंगे कि हाँ यहाँ पर ये चीज होती है, और इसको इन मतलब अगला जो टॉपिक आएगा उसमें हम कवर करेंगे, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कवर होता जाएगा अपना। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ये है कि एक ओवरव्यू देता चल रहा हूँ आपको, और एक उसके बाद में प्रॉपर टॉपिक पे आऊंगा तो उसके बाद आपको एक एक चीज क्लियर करते जाएंगे। ठीक है। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सबसे पहला स्टेप लेता हूँ कि अमेजन पर ऑनबोर्ड कैसे होना है। ठीक है। सबसे पहला, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको डालना है seller central.amazon.in। ठीक है। sellercentral.amazon.in, ये सेलर सेंट्रल है अमेजन का, जिसमें किसी को ऑनबोर्ड होना है तो यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है, ठीक है, तो आप लॉगिन करिए, है ना। और अगर आपका अकाउंट नहीं है ना, तो उस केस में आपको यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पे आ जाइए यहाँ पर। ठीक है। स्टार्ट सेलिंग पे आएंगे यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पे ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा और ईमेल पूछेगा। लिसन, इसको थोड़ा सा आप देखिए, इसमें आपसे ईमेल और फोन नंबर पूछ रहा है। ठीक है। तो जब भी आप कोई भी सेलर सेंटर पे अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो आप अपना अकाउंट है ना, अगर आपका अकाउंट किसी बायर अकाउंट पे बना हुआ है, जैसे कि आप जो परचेज करते हैं, है ना, तो अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ठीक है, वो उस अकाउंट को आप एज ए सेलर अकाउंट में भी करना चाहते हैं ना, तो आपको करना कुछ नहीं है। सपोज दैट आपका कोई नंबर है, आपका अमेजन पर रजिस्टर्ड नंबर डालिए, जैसे कि सपोज दैट मेरा 901095, ठीक है, 8247 4, ठीक है,
ये मैंने डाल दिया, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे बायर अकाउंट से, मेरा जो बायर अकाउंट है वहां से इन्फॉर्मेशन फेच कर लेगा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा और आपका एक अकाउंट क्रिएट कर देगा। अगर आपके पास कोई ऐसा है नंबर, कोई नाम है जिसको मैं अभी बना सकूं, तो आप बता सकते हैं कोई? अभी के लिए कोई बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, केवल एक अपन एक डेमो क्लास कर रहे हैं इस चीज को। तो कोई ऐसे हैं जिनको अपना सेलर सेंटर पे अपना अकाउंट बनाना है अमेजन का? कोई नहीं है? चलिए मैं एक बार सर खुद से मेरा ट्राई बना कर। दीजिए आप। अच्छा, आपका बना देता हूँ मैं, है ना? 96252 एक मिनट। 96 252। 252, ये अमेजन पे बायर में, बायर वाले में अकाउंट में है क्या आपका ये अकाउंट? यस सर है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। फिर मैं इसको 15578। 15578, ठीक है। इसका पासवर्ड या आप डाल दीजिए, या आप एक काम कीजिए, ओटीपी आएगा आपके फोन पे, आप ओटीपी बता दीजिए मुझे तो। ओके सर, 1 सेकेंड। अपन इसको बाद में लॉग आउट कर देंगे, डोंट वरी, है ना? नो प्रॉब्लम सर। 74 हम्म। 8889। 8889। मैं अभी के लिए केवल एक सेलर सेंट्रल का है ना, वो एक वैसे नॉर्मल पासवर्ड बना देता हूँ, है ना? नवीन नाम है ना आपका, है ना? यस सर। नवीन @123 नाम से बना दिया है बस, है ना? आप इसको बाद में चेंज कर लेना भले। आपका पासवर्ड थोड़ा गलत बता रहा है इसमें। आपका पासवर्ड, आप चाहे लॉगिन कर सकते हैं, या आप डालेंगे पासवर्ड, या आप मुझे बता सकते हैं? सर ऐसे तो मुझे भी याद नहीं है काफी। अच्छा आप ठीक है, वही कर ले, कोई नहीं। ओटीपी से आप चेंज कर लो या तो। ओटीपी से ठीक है, एक बार मैं चेंज करके देख लेता हूँ, ठीक है? ये इस पे आएगा आपके पे ओटीपी, ठीक है? एक बार ओटीपी बताइए, ईमेल पे आएगा आपको। 1 सेकेंड सर। ये हमारा सर ईमेल स्टार्टिंग पे। प्रोसेस है, जो आप सभी लोग देख रहे हैं ना, ये अपना केवल ऑड मोडिंग का स्टार्टिंग प्रोसेस है ना? केवल अपन ऑन बोर्ड हो रहे हैं, ठीक है? तो अभी के लिए इसमें काफी इंफॉर्मेशन अभी डालनी है, केवल अपन एक सर छोटा सा इस पे ओवरव्यू दे। ईमेल नहीं आया है अभी तो। इस पे नहीं आया आप अपने से ही एनएजी? कर लो सर, फिर कोई नहीं। चलिए ठीक है। हेलो। हाय सर। सर मेरा ऑलरेडी एक सेलर अकाउंट है, अगर आप चाहो तो उससे लॉग इन कर सकते हैं। नहीं, सेलर अकाउंट तो मेरा भी है ऑलरेडी, तो चलिए मैं ठीक है बता देता हूँ। देखिए, जब आप इस पे अपना ओटीपी और ये सब कर देंगे ना, है ना, तो आपके पास जो अगली स्क्रीन आएगी ना, है ना, तो आप डायरेक्ट होंगे इस टाइप की स्क्रीन पर, सीधे सीधे, ठीक है? ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, जब आप पूरी इंफॉर्मेशन को फिल कर देंगे तो आपका ये स्क्रीन आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है? जिसमें आपको बस एक नॉर्मल, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका बिजनेस नेम क्या है, और ये सब आप डाल दीजिए, ठीक है? तो ये अपना सेलर सेंट्रल आ जाएगा, ठीक है? अब वो इसमें अगला सेटअप करना है, जो हमें वो सेटअप करना पड़ेगा हमको, सारी चीजें वन बाय वन, है ना? तो अपन यहाँ पे आते हैं सेटअप में, यहाँ पे आप आएंगे, देखिए ये हेल्प, इसमें इंग्लिश ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे ये यहाँ पर ये सेटिंग वाला ऑप्शन है ना, आप इस पे आएंगे, तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन डालनी है वन बाय वन, ठीक है? तो सबसे पहले अपन जाएंगे अकाउंट इन्फो पे, है ना? ये अकाउंट इन्फो पे गए हम लोग, ठीक है? तो देखिए, इसमें हमको सारी चीजें, हमें ये यहाँ पर तो ये इस तरीके से पूरा मिलेगा, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये सर्विसेज हैं कि इसमें हम सेलिंग ऑन अमेजन, मतलब इस पर रजिस्टर्ड है, ये ऑटोमेटिक अमेजन बाई डिफॉल्ट बना के देता है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के लिए भी हम रजिस्टर्ड हैं। रनवे प्रोग्राम मैं बता देता हूँ एक्चुअल क्या होता है। रनवे प्रोग्राम में ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग में अमेजन को आप ये ऑथराइज कर रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं या किसी बायर को वापस करना है, वो अमेजन की टीम हैंडल करे, आप नहीं हैंडल करेंगे, आप अमेजन को बोल रहे हैं। मतलब आप अमेजन को ये फॉरवर्ड कर रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी कंप्लेन आए, या कोई भी बायर हमसे बात करना चाह रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो उसको अमेजन टैकल करे। अब आप कहेंगे कि इसमें बुराई क्या है? तो देखिए, जाहिर सी बात है, सपोज दैट मेरा ये माउस है, ये वाला प्रोडक्ट है मेरा, ठीक है? ये मैं सेल कर रहा हूँ, किसी बायर ने कहा कि उसको यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है या वापस नहीं करना चाह रहा है ना, तो इसके बारे में बेटर गाइडेंस तो मैं अमेजन को, मतलब मैं ही दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है? मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको अच्छे से गाइडेंस अगर मेरे को देना है,
तो बायर को मैं कैसे दूंगा इसकी गाइडेंस? इसको देने के लिए केवल बायर मुझसे कांटेक्ट करेगा, है ना। मैं उसको बता दूंगा कि भाई वापस मत करो इसको, आप इसमें दूसरा सेल डाल के देखिए, ट्रबल शूट करके देख लीजिए, आप एक बार, है ना, दूसरे सिस्टम में यूज करके देख लीजिए। आप ये बताएंगे और ट्रबल शूट में कई बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बायर इसमें रेडी भी हो जाता है। बट रनवे में क्या रहता है कि आपका प्रोडक्ट के रिलेटेड जो 7 डेज, 7 to 10 डेज की जितनी कंप्लेंट्स होंगी, इट विल बी हैंडल बाय अमेजन। अमेजन कस्टमर केयर वो हैंडल करेंगे, वो इसमें डिसाइड करेंगे कि आपके प्रोडक्ट का करना क्या है। तो प्रॉब्लम ये रहती है कि अमेजन है उन चीजों को क्लियर नहीं कर पाता। सही बात, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जैसे कि किसी कस्टमर ने अमेजन कस्टमर केयर पे कॉल करके कहा सर ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो वो अमेजन कस्टमर केयर वाले कहेंगे ठीक है आप एक बार ऑन ऑफ करके देख लीजिए। उसने ऑन ऑफ कर लिया, ठीक है सर हम आपकी रिटर्न रिक्वेस्ट फाइल कर देते हैं, आपका प्रोडक्ट पिक हो जाएगा। इस तरीके से बात करके वो आपके प्रोडक्ट को वापस करवा देते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई सिनारियो में। यानी कि आपका प्रोडक्ट वापस करने लायक है नहीं है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बस एक छोटा सा ट्रबल शूट की वजह से अमेजन वाले ने वापस करवा दिया। अगर ये तो एक एक की बात कर रहे हैं, आप अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट में मल्टीपल प्रोडक्ट हैं आपके पास, 1000 प्रोडक्ट आ रहे हैं हर मंथ, है ना, उसमें से अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट में भी ऐसा है तो प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि बायर ने यूज कर लिया, आपके पास प्रोडक्ट आएगा यूज किया हुआ, फिर आपको उसको कैसे रीसेल करेंगे? तो इन चीजों को ट्रबल शूट करने के लिए आप क्या करेंगे, रनवे प्रोग्राम हटा देंगे। लेकिन थोड़ा सा एक कंसर्न रहेगा रनवे प्रोग्राम से। इसमें एक कंसर्न है कि देखिए, अगर सारी कंप्लेंट्स आप ही सॉल्व करेंगे ना, तो आपके ऊपर क्लेम्स के रेशियो बढ़ जाएंगे। अगर अमेजन उन प्रॉब्लम्स को अपने मीडियम से, अपने माध्यम से उसको सॉल्व कर रहा है, अमेजन ने बने प्रोडक्ट को वापस कर दिया डिफेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अकाउंट पे इतना फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो उस केस में अमेजन क्या करेगा, अगर बायर की प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं कर पा रहे, या बायर गुस्सा हो रहा है, तो आपकी मैट्रिक्स खराब करेगा अमेजन। हो सकता है आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दे कि आप बायर को प्रोडक्ट भी खराब भेज रहे हो, ऊपर से आप उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो इनिशियल स्टेज की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इनिशियल में जितने भी, अगर रिकमेंडेशन मेरा यही रहेगा कि आप रनवे प्रोग्राम को ही लीजिए। 90% केसेस में ऐसा होगा कि अगर आपने रनवे प्रोग्राम को रजिस्टर नहीं है, ये बाई डिफॉल्ट मिलेगा आपको, रनवे प्रोग्राम में रजिस्टर्ड मिलेंगे आप नए अकाउंट है तो। लेकिन अगर आप रनवे प्रोग्राम से हटा दिया और आप नए अकाउंट है, मतलब आपको 1-2 महीने 6 महीने हुए सेल करते हुए, तो आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्शन पे जा सकता है। हो सकता है आपके अमेजन आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दे। क्यों? क्योंकि इतना आप उस चीज को डील नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कई बायर ऐसे होते हैं कि जो कि जेन्युइन नहीं होते हैं। किसी बायर को अच्छा प्रोडक्ट भी लगा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको वापस ही करना है, तो वो कंप्लेन यही करेगा ना कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। जैसे सपोज है किसी बायर को आपसे खुलने से कई कॉम्पिटिटर होते हैं, उन्होंने कहा कि भैया ये प्रोडक्ट को वापस ही करूंगा मैं, उसने कह दिया प्रोडक्ट खराब है, डिफेक्टिव है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? आपका रनवे प्रोग्राम नहीं होगा, आपके पास क्लेम्स आएंगे, A to Z क्लेम्स आएंगे। A to Z क्लेम्स आने का मतलब ये समझ लिया, अगर 10 भी क्लेम्स आ गए, आपके ऑर्डर वैल्यू खत्म, आपका अकाउंट सस्पेंड। तो बेस्ट वे है, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, अगर आपका अकाउंट न्यू है, आप किसी नए अकाउंट पर वर्क करें, तो रनवे प्रोग्राम पे रजिस्टर्ड ही रहिए, बाई डिफॉल्ट आपको मिलेगा भी। आप इसको हटाइए मत, ऑप्ट आउट आप, और ये आप इसको ऑप्ट आउट मत कीजिए बिल्कुल, ठीक है। ये फुलफिलमेंट वाई अमेजन है, इसको कहते हैं FBA। ये मॉडल होता है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। मतलब आप अपने प्रोडक्ट को अमेजन के फुलफिलमेंट सेंटर में रखते हैं, उसको अपन कहते हैं FBA, ठीक है। ये MFN गोल्ड प्रोग्राम है, सेम ऐसा ही है, रनवे प्रोग्राम की तरह होता है ये वाला, ठीक है। एक होता है अमेजन B2B। B2B में रजिस्टर्ड है, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को B2B रजिस्टर, मतलब B2B में सेल करना चाहते हैं, है ना। सपोज दैट, मैं B2B इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे कि सपोज दैट मैंने आज ये प्रोडक्ट है मेरा, जैसे सपोज दैट ये मैं, मेरे को लैपटॉप खरीदना है ना, ठीक है। मैंने कोई सा भी लैपटॉप ले लिया, ये मैंने देखा इसको, ये वाला HP का ओपन कर लेता हूँ मैं, ये वाला HP, ये रिफर्बिश्ड कोई कर लेता हूँ, केवल एक मैं बता रहा हूँ केवल इसके लिए। तो देखिए, यहाँ पर आप देखिए, बायर से हट के यहाँ पर मेरे को कुछ एक्स्ट्रा वो दिखा रहा है। देखिए, मेरा ये B2B अकाउंट है, माँ भारती इंटरप्राइज नाम से है ना, मेरा B2B अकाउंट है, बिजनेस है ना, और मैं अमेजन के बिजनेस अकाउंट से खरीद रहा हूँ। तो यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, है ना, तो आपको कितना चार्ज लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको देना तो पूरा ही है, आपको 37,490 आपको पे करना ही है। लेकिन आप उसमें से टैक्स है ना, टैक्स को रिबेट कर लेंगे, तो आपको ये प्रोडक्ट है ना 31,771 का पड़ेगा, 31,771 का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उससे क्या कर रहे हैं, जो आपके पास टैक्स लग रहा है उस टैक्स को आप रिबेट करवा रहे हैं, ठीक है। ये आपको B2B वाले में मिलेगा, आपका बिजनेस टू बिजनेस वाले में ओनली। देखिए, इसमें सभी में ऐसा लिखा हुआ है ना, जितने भी आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे ना, उनमें सभी में ऐसा लिखा होता है कि इंक्लूसिव ऑफ GST, एक्सक्लूसिव ऑफ GST, ठीक है। मीन्स अगर ये, इसका मतलब ये है कि ये वाला प्रोडक्ट आपको इतने का पड़ रहा है, मतलब 15,999 है। अगर जैसे नॉर्मल आप अकाउंट से परचेज करेंगे तो 15,999 का ही मिलेगा आपको प्रोडक्ट ये, ठीक है। लेकिन
अगर आप अपने बिजनेस टू बिजनेस यानी कि आप अपने जीएसटी वाले अकाउंट से करेंगे ना, तो आप उसको 15,999 तो पे करेंगे ही, लेकिन उसमें से आप जो टैक्स रिबेट करेंगे, तो जो टैक्स आपका वापस होगा, तो उसको हटा करके आपका ये प्रोडक्ट 13,558 का पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको अपन कहते हैं B2B। ठीक है, तो कई कंपनीज होती है ना, अब आप कहेंगे कि इसमें क्या है, इसमें क्या लॉजिक है ऐसा कि जो कि B2B ये तो होता ही है। देखिए, रजिस्टर कराना पड़ता है हमारा अकाउंट, वैसे कई बार अकाउंट होता है, अगर रजिस्टर्ड नहीं तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपका पुराना अकाउंट हो गया तो बाय डिफॉल्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा B2B में। देखिए, B2B में इसलिए जरूरी होता है हमारा अकाउंट को, सपोज दैट मेरा बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा हूँ, है ना, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है ना, जिसमें हो सकता है कि जीएसटी ना मिले हमें, कोई भी कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें हमें जीएसटी का रिबेट नहीं मिलेगा, तो मैं उसको परचेज नहीं करूंगा अपने लिए। जैसे कि सपोज दैट मैं किसी भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास अगर कुछ एग्जांपल मिल जाएगा तो आप उसको अच्छे से समझ भी जाएंगे। वे देख लेते हैं कि इसमें तो एक्चुअल क्या रहता है ना, देखिए, हमें, मैं अपने बिजनेस के लिए ले रहा हूँ, है ना, तो बिजनेस के लिए मैं क्या चाहूंगा कि मैं 19,999 नहीं पे करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि इतना पे करूं मैं। ठीक है, हालांकि मैं पे तो पूरे करूंगा, लेकिन ये बाकी का जो अमाउंट है जो जीएसटी लगा है उसको मैं रिबिट कर लूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं एज ए बायर नहीं परचेज करना चाह रहा, मैं एज ए बिजनेस के लिए ही परचेज करना चाह रहा हूँ। अब अगर सपोज है कोई भी बायर, जैसे सपोज दैट मैंने अमेजन B2B मतलब अमेजन B2B से मैंने अपना प्रोडक्ट को हटा लिया, मतलब अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लिया कि भैया मैं नहीं चाहता मेरा प्रोडक्ट B2B में आए, तो इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस वाला कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को लेना चाहेगा बिजनेस के लिए, बिजनेस फॉर द बिजनेस पर्पस, वो हमारे प्रोडक्ट को नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसको जीएसटी रिबेट दे ही नहीं रहे हैं। अमाउंट तो वो पूरा पे कर रहा है, लेकिन हम उसको जीएसटी रिबेट का कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं। तो इस जगह पे जो B2B बायर होगा, बिजनेस टू बिजनेस बायर होगा, वो हमसे ये प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा उस जगह पर। तो इसीलिए जरूरी है हमारा क्या होना यहाँ पर, कि हमारा प्रोडक्ट है ना, वहां पर जीएसटी यहाँ पर हम उसको रिबेट दें, यानी कि हम B2B में रजिस्टर्ड हों। इधर क्लियर सर सभी को? सर इसको कैसे रजिस्टर करना है? जैसे मेरा अकाउंट है तो उसको कैसे चेक करूँ कि वो B2B में है या नहीं है? आप देखिए, जैसे ये आप जाएंगे ना यहाँ पर, ये आपको सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, आप अकाउंट इन्फो में जाइए, है ना, तो आप अकाउंट इन्फो में जाएंगे ना, तो आपको नीचे की तरफ मिलेगा, ये देखिए, अमेजन B2B, यहाँ पे रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा है ना, अमेजन बिजनेस B2B। अ, तो यहाँ पे आपको बाई डिफॉल्ट मिलेगा ये। अगर जैसे नहीं होंगे तो यहाँ पे नॉट रजिस्टर्ड ऐसे लिखा है ना, मेरा जैसे FBA में नहीं है तो यहाँ पे हम्म, नॉट रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप वहाँ पे एक रजिस्टर्ड होंगे तो आपको रजिस्टर्ड बाई डिफॉल्ट आपको मिलेगा ही। एक बार दोबारा बताना, सेटिंग्स में अकाउंट इन्फो में। हाँ, सेटिंग में जाएंगे, अकाउंट इन्फो में। हम्म, चेक किया आपने? हाँ, रजिस्टर्ड है आपका? अभी सर खुल रहा है। अच्छा, ओके, देख लीजिए तो। हाँ सर, रजिस्टर्ड है। अच्छा, आप, हाँ, वही मैंने कहा कि अगर ये आपका मैक्सिमम है ना, ये रजिस्टर्ड होता है, बाई डिफॉल्ट रजिस्टर्ड होता है ना, और ये रजिस्टर्ड होना भी चाहिए अगर आप B2B कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये तो बाई डिफॉल्ट सभी में मिल रहा है, तो मतलब कई ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मतलब एक मिनट में उसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये वाला प्रोडक्ट है ना, आप इसमें देखिए जीएसटी क्रेडिट नॉट अवेलेबल दिखा रहा है यहाँ पर, यानी कि अगर मैं B2B बायर हूँ, है ना, और मैंने इस प्रोडक्ट को 189 में परचेज कर लिया, ठीक है, तो मैं इसका क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा, इसका जो जीएसटी है ना वो क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि इसमें जीएसटी क्रेडिट नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, यानी कि वो बायर रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पर B2B के लिए वो बायर रजिस्टर्ड नहीं है इस जगह, तो यहाँ पर दिखा रहा है जीएसटी क्रेडिट नॉट अवेलेबल। तो आप खुद सोचिए कि मैं इस प्रोडक्ट को अपने बिजनेस के लिए परचेज करना चाहूंगा क्या? क्यों नहीं करना चाहूंगा? क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा कि यार 189 में ये मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें मैं जीएसटी रिबेट नहीं ले पाऊंगा। इससे बेटर है कि अगर मैं भले 200 में भी ले रहा हूँ, है ना, और 18% जीएसटी के हिसाब से वहां पर, जैसे सपोज दैट किसी B2B प्रोडक्ट को अगर वो 200 का भी मुझे मिल रहा है ना, और 200 का प्रोडक्ट को अगर मैं ले रहा हूँ, तो उस पर मैं कितना उस पर कितना जीएसटी लगेगा? अप्रोक्स 36 रुपीज लगेगा।
जैसे 18% जीएसटी चलता है, तो उसके ऊपर अपन मान लें 36 मतलब लग रहा है। तो इस हिसाब से अपना कितना हो गया, अपना हो गया उसमें मतलब अपना जो अपन रिबेट करेंगे तो 36 रुपीज को रिबेट कर लेंगे, तो वो मान लीजिए वो वाला प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा, अप्रोक्स 164 का पड़ेगा। ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि भैया मैं थोड़ा सा ये सोचूंगा अपने B2B के लिए कि अपने बिजनेस के लिए ये वाला प्रोडक्ट मैं ना परचेज करके मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट परचेज करूँ, भले थोड़ा सा महंगा हो लेकिन मैं जीएसटी रिबेट कर सकूँ। तो ये है कि मेरे लिए मैं रिबेट करके उसको कम में ले सकता हूँ उस प्रोडक्ट को। ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। सर मेरा रजिस्टर्ड है इसमें B2B के लिए, लेकिन मैं प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पोर्टल के ऊपर कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है जीएसटी इंक्लूडेड है नहीं है, सिर्फ एक ही प्राइस शो हो रहा है मेरे पास वहां पर, कहाँ पर ये आप अमेजोन पे। कौन सा प्रोडक्ट बता दिया आप मुझे? प्रोडक्ट लैपटॉप ही मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे अ, पास मैं जितने भी लैपटॉप्स वगैरह जितने भी सर्च किए हैं वो सबके सब पे मतलब उसमें सिंगल एक ही प्राइस दिख रहा है, जीएसटी इंक्लूड एक्सक्लूड ऐसा कहीं पर भी नहीं दिख रहा है मुझे। एक मिनट मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं क्रिश्चियन। अच्छा, बायर अकाउंट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, आप मेरे ख्याल से बायर अकाउंट पे ही सर्च कर रहे हो ना ये? नहीं नहीं, ये मेरा जीएसटी वाला अकाउंट था, जो मेरा बिजनेस अकाउंट था उस पर मैं सर्च कर रहा था। अब ये मैंने एज ए बायर अकाउंट ओपन किया है, देखो ये है ना, इसको मैंने इंकोग्निटो मोड में ओपन किया है, तो हाँ इसमें जी, जो आप बता रहे हैं वही शो हाँ होगा। जी, ठीक है। तो वो किस तरह से शो होता है, मतलब उसको बिजनेस अकाउंट पे मतलब किस तरह से लेके आते हैं? देखो आपके पे ये आ रहा हुआ है ना, इस टाइप से आ रहा होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, मेरे पास यही आ रहा है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर आपको बिजनेस टू बिजनेस में रजिस्टर करना है ना, तो आप यहाँ पे जाएंगे। मैं एक मिनट इसको ये ओपन करने देता हूँ। नहीं, वहां पे B2B पे मैं रजिस्टर्ड हूँ ऑलरेडी। अच्छा, एक मिनट, योर साइन अप फॉर फ्री। नहीं, आपका अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है। आपको बिजनेस, देखिए ये आपका लिखा रहा है ना। नहीं सर, ये मेरा नहीं है, ये मैं सचिन। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। आई डोंट एक्चुअली, मुझे लगा आप नवीन बात कर रहे नहीं। हैं। ठीक है, कोई नहीं। देखिए आप एक काम कीजिए, आप एक बार वहां पर जाइए। ठीक है। यहाँ पर हाँ, जाएंगे ना, है ना? तो यहाँ पर आपको ये पूरे डिटेल आएगी आपके अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है। ये बायर तो बायर यहाँ, अकाउंट पे जाना है। हाँ, बायर अकाउंट पे। ठीक है, उसके बाद? आपका सेलर पर रजिस्टर्ड है ना? हाँ जी, सेलर पे रजिस्टर्ड हूँ मैं। उस पर आपने जीएसटी नंबर डाला हुआ है ना? नहीं, जीएसटी नंबर नहीं है मेरे पास अभी। अच्छा अच्छा, नहीं इसीलिए आपका ऐसा हो रहा है। अच्छा, आप एक जब बार तक वहाँ, जीएसटी नहीं लेंगे तब तक नहीं आएगा वो। हाँ हाँ हाँ, तब तक आपका रजिस्टर नहीं मानेंगे वो। ठीक है, समझ गया। तब ओके। तक आपको हाँ, पहले आपको जीएसटी नंबर डालिए, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ डालना होता है ना? ओके। देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर जैसे आप अगर यहाँ पे आएंगे ना, देखिए जब आप, मैं इसको वन बाय वन क्लियर कर रहा हूँ, है ना? हाँ बस हाँ, ये है ठीक कि है, ठीक थोड़ा है सा सर। एक स्टेप में आगे आ रहा हूँ। जैसे आप जी। टैक्स इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मैंने जीएसटी लिखा होगा, मैंने जीएसटी पे हम्म। आएंगे, है ना? हाँ तो जी। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। देखिए मैंने डाला हुआ मध्य प्रदेश का, तो ये देखिए अच्छा। यहाँ पर ये जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो आप जब जीएसटी नंबर डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका वहाँ पे अकाउंट है वो वहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा और आपको वही शो होने लगेगा अच्छा, जैसे ये मेरे को शो हो रहा है। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। सो अपन तो सर थोड़ा जैसे सा मेरा बताइए। सर जैसे मेरे में वो B2B रजिस्टर्ड था, तो जो कस्टमर हम्म। अपने B2B अकाउंट से देख रहे होंगे उनको मेरा प्रोडक्ट में जीएसटी और इंक्लूसिव जीएसटी और विदाउट जीएसटी दिख रहा होगा ना प्राइस? हाँ, अगर आपका रजिस्टर्ड है ना, P2B रजिस्टर्ड है और आपका जीएसटी नंबर डाला हुआ है, तो आपके में सेम वही दिख रहा होगा। आप अपने प्रोडक्ट का नाम बताइए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सियारा, SIERRA, SIERRA, आई सियारा। ई आर ए, हेल्थ फॉसेट, HEALTH। हेल्थ। ओके। हाँ जी, हाँ ये यही। ओके। सर ये साइड में रहा हेल्थ फॉसेट बस है। हाँ, आपको ये उसमें वाला। दिखा रहा है 381 इंक्लूड। इसके ऊपर वाला, अच्छा, ये वाला ना? ये ओनली वन स्टॉक में जो भी शो कर रहा है। हाँ। अच्छा ओके। या देखिए आपके में भी शो कर रहा है भाई। हम्म, ठीक है, या आपके में भी शो कर रहा है ये। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे B2B वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। वैसे अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे, बस अभी के लिए केवल मैंने एक ओवर भी दिया है आपको बताने के लिए। ठीक है। तो ये अपना यहाँ तक क्लियर है ना, ये वाली सारी चीजें? यस सर। ओके।
अब ना दूसरे सेकंड आती है स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये भी आपको डालनी पड़ेगी, है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैंडेटरी रहती है। मैंडेटरी का मतलब ये है कि आप डाल के रखिए तो बेस्ट है क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें आपको सेलर प्रोफाइल डालनी है, ठीक है, सेलर प्रोफाइल स्टोर इन्फॉर्मेशन में, जिसमें आप अपने सेलर की प्रोफाइल डालेंगे, जिसमें मार्केट प्लेस तो अमेजन इसमें नहीं कुछ कर सकते। यहाँ पर देखिए ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ आपको। सेल्फ प्रोफाइल की जो चीजें होती हैं वो कहाँ दिखती है हमें, ठीक है। देखिए कस्टमर सर्विस डिटेल है, यहाँ पर तो हमने अपना डिटेल डाला हुआ है कि हमारे क्या क्या डिटेल है, क्या मेल आईडी है, ये सब हमने डाला हुआ है ना। ये बायर को शो नहीं होती है। ये केवल अमेजन के रेफरेंस के लिए है कि अगर अमेजन आपको कांटेक्ट करना चाहता है या किसी बायर को आपको कांटेक्ट नंबर चाहिए अमेजन के थ्रू, तो अमेजन इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल करके बायर को दे सकता है। नहीं करता है ऐसा, कम केसेस में होता है, लेकिन हाँ किया जा सकता है इसको, ठीक है। अब आप कहेंगे डिस्प्ले नेम क्या होता है। डिस्प्ले नेम कहाँ पर शो होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये मेरा कोई प्रोडक्ट है, जैसे ये मैं अपने प्रोडक्ट को दिखा रहा हूँ, देखिए ये मेरा प्रोडक्ट है ना, ये मैंने लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो नेम है ना, तो सेलर नेम एक शो होता है वहां पर, आपने देखा होगा कई जगह पर प्रोडक्ट पे आपको शो होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर राइट साइड में प्राइसिंग लिखी हुई है ना, तो जो प्राइसिंग के नीचे यहाँ पे इन स्टॉक लिखा हुआ है, जीएसटी इनवॉइस लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सोल्ड बाई माँ भारती एंटरप्राइज लिखा हुआ है ना। तो यही है ना, ये यही वाला नाम है। अगर हम चाहते हैं इसको चेंज करना तो अपन चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको जो मना है सो नाम रखिए, ठीक है। बस एक तरीके से बिजनेस नेम यूनिक होना चाहिए आपका, बस, ठीक है। और कोई इसमें गाइडलाइन नहीं है, आपको जो मना है सो कीजिए। अब जैसे कि सपोज एक मेरी कंपनी का नाम भारतीय इंटरप्राइज जीएसटी में शो हो रहा है ना। अब मेरा खुद का ब्रांड है ना, एमेजस्ट है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस जगह पर मैं अपने ब्रांड को डाल सकता हूँ, एमेजस्ट, STORE, एमेजस्ट स्टोर कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन डू। मैंने अपने स्टोर का नाम रखा है बस, मैंने कुछ नहीं किया। और वो स्टोर नेम यहाँ पर शो होगा आपको, सोल्ड बाई जो लिखा होता है ना, इस जगह पर शो होता है बस। तो केवल यहाँ पर जो डिस्प्ले है ना, ये वाला सेलर प्रोफाइल में ये जो डिस्प्ले नेम आता है उसका केवल ये यूज रहता है कि यहाँ पर सेलर का नेम शो होने लगता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब अपन चलते हैं इसमें थोड़ा सा बैक करके। ये 2 स्टेप हो गए, ये क्लियर है ना सभी को? ओके। नाउ ये पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, इसमें हमें अपना, जैसे हमारे पास से प्रोडक्ट गया है ना, तो हमको कुछ ना कुछ तो अमेजन पेमेंट करेगा, तो हमें को कहाँ पर पेमेंट करेगा, तो डिपॉजिट मेथड में बताना पड़ेगा। हमें उसको अकाउंट नंबर देना पड़ेगा कि भैया हमारा ये अकाउंट नंबर है, आप इसमें हमारे प्रोडक्ट को डालिए, ठीक है। अब जैसे ये बैंक अकाउंट नंबर है, अगर मुझे कोई नया अकाउंट नंबर डालना है तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। ऐड न्यू डिपॉजिट मेथड यहाँ पे डालूंगा मैं, है ना, इस पे जाएंगे अपन। और यहाँ पर ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये मेरे से वो मांग रहा है अप्रूव। एक मिनट, मेरे पास मोबाइल से मैं इसको करता हूँ। ओके, नो इश्यू। अभी मेरे पास इसका वो नहीं आया है ना। तो एक अपने पास जैसे जीमेल में आता है ना एक अप्रूव नोटिफिकेशन आता है ना, तो सिमिलर वे में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि हर एक कोई आपका अकाउंट नंबर को छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मतलब उस तरीके से नहीं डिलीट कर सकता। तो आपके OTP आएगा, OTP के साथ ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। आपने देखा होगा जब आप जीमेल का अकाउंट लॉगिन करते हैं तो कई बार नोटिफिकेशन आता है कि इज दैट यू और नॉट, उसमें एक नंबर लिखा होता है, वो अपने मोबाइल की स्क्रीन से मैच करना पड़ता है। तो इस तरीके से अपन अप्रूव कर देते हैं, तो वहाँ पे अपना हम नया नंबर डाल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ पे नाम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, तो ऑटोमेटिकली लेगा और आप उसको अपना ये ऐड कर सकते हैं। रिमेंबर द थिंग कि जो अकाउंट होल्डर नेम है ना, वो आपके अकाउंट से मैच करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये रहती है थोड़ा सा कि ऑलवेज कई लोग होते हैं ना, इसमें जो अपना अकाउंट नंबर डालते हैं है ना, वो अपना सेविंग अकाउंट नंबर डाल देते हैं। सेविंग अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि आप सेविंग अकाउंट नंबर को कभी मत डालिए। बिकॉज देखिए क्या होता है कि सेविंग अकाउंट अगर बनाया गया है तो वो केवल केवल और केवल आपके इसलिए बनाया गया है कि आप उसको अपने अमाउंट को सेव रखें और कभी जब जरूरत हो तब निकालें। इसमें क्या रहता है, अमेजन में आपके आज एक प्रोडक्ट गया, कल 2 प्रोडक्ट गए, इस तरीके से गए, तो आपको रेंडमली ट्रांजेक्शन आएंगे, है ना। हो सकता है कल अमेजन ने आपको कुछ पेमेंट किया, उसके कुछ दिन बाद फिर से पेमेंट किया, पेमेंट साइकिल 7 डेज के, तो 7 डेज में पेमेंट करते गए। तो क्या होता है, बैंक फिर चार्जेस लगाने की लगती है कि सेविंग अकाउंट में कंटिन्यू चार्जेस मतलब फिर स्टार्ट हो जाता लगना कि आपके यहाँ बार बार आ रहा है, आप एज ए बिजनेस अकाउंट की तरह यूज कर रहे हैं।
तो वी रिकमेंड कि आप हमेशा करंट अकाउंट ओपन कीजिए। करंट अकाउंट आपका जीएसटी नंबर होगा, उस पर ओपन हो जाएगा, और आप करंट अकाउंट को ओपन कीजिए, वो डालिए, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके लिए हैसल फ्री रहेगा। हालांकि अपन अगर आप करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो सेविंग अकाउंट को यूज कर सकते हैं, पहले अमेजन फैसिलिटी देता था ये, तो आप कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा बैंक की तरफ से कोई इश्यू ना हो, या कोई चार्जेस आपके पास इनकर ना हो, तो इस वजह से आप क्या कीजिए, आप ऑलवेज ये सेविंग अकाउंट की जगह करंट अकाउंट को डालिए, ये रिकमेंडेशन रहता है। इज दैट क्लियर? सर एक बार बताएंगे अकाउंट वाले पे कैसे आए थे आप, ये अकाउंट ऐड करने वाले पे? अच्छा, मैं बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे आएंगे सेटिंग पे, तो सेकंड में अकाउंट इन्फो पे आई, यहाँ पर है ना। तो देखिए अकाउंट इन्फो पे आएंगे, तो यहाँ पर आप आगे, तो एक थर्ड ऑप्शन आएगा पेमेंट इन्फॉर्मेशन, लेफ्ट में दिख रहा है ये। तो पेमेंट हाँ इन्फॉर्मेशन जी। पे आएंगे, तो आपको यहाँ पे आएगा ये डिपॉजिट मेथड। तो आप जैसे डिपॉजिट हाँ मेथड जी। पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर, जो अकाउंट होल्डर नेम है ना, वो आपके अमेजन पे आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है ना, उससे मैच होना चाहिए, हम्म। अलग नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर अलग होगा, आप अच्छा। समझ सकते हैं कि अपन के पास 100 एम्प्लॉई है ना, कोई भी किसी भी अकाउंट पे ले सकता है। तो नेम पूरी तरह से मैच होना चाहिए आपका, मतलब जो आपने जो जीएसटी आपने जब डालेंगे ना, अब मैं दिखा देता हूँ। जब आप इस पे जाएंगे ना, और देखिए टैक्स इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, ठीक है, ये मैंने जीएसटी पे जाएंगे, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे डालेंगे ना, तो आप देखिए इसमें कुछ भी चेंज करने के लिए नहीं आ रहा है। मैंने जब जीएसटी नंबर डाला है, यहाँ पर ये आ गया भारत, ये मेरा सेलर का लीगल नेम आ गया, ठीक है। ये ही लीगल नेम है ना, यही आपके अकाउंट का जो नेम है ना, अकाउंट होल्डर नेम वही होना चाहिए। अगर ये मिसमैच हुआ, तो फिर आपका पेमेंट रुकेगा। सर ये जो ठीक है। पैन नंबर आपने डाला है, ये कंपनी पैन नंबर है या पर्सनल पैन नंबर है? मेरा प्रोप्राइटरशिप का है, मेरा पर्सनल पेन नंबर है ये। तो इसके लिए हमें मतलब पैन भी हमें प्रोप्राइटरशिप का लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, प्रोप्राइटरशिप में आपके पेन नंबर से जीएसटी नंबर बनता है। देखिए मेरा पेन नंबर हाँ है ना, जी। पेन नंबर इसमें इंक्लूडेड है। देखिए हाँ जी। जो जीएसटी नंबर होता है ना, उसके स्टार्टिंग वर्ड होते हैं, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ट्वेंटी हम्म। थ्री फिर उसके बाद मेरा पेन नंबर स्टार्ट हो रहा है, देखिए पूरा ई ठीक है। एन जे पी एस 1693 P1Z5। ठीक है। ठीक है। तो मेरा ओके। पेन नंबर से जीएसटी नंबर बना है। मतलब जो हमारा पर्सनल पैन नंबर होता है उसी से हम जीएसटी बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी से बनता है जीएसटी। ओके। और बिल्कुल। उसके उसके लिए लेकिन कंपनी पैन नंबर की तो जरूरत नहीं है ना, अलग नहीं से? कंपनी, नहीं नहीं, कंपनी का अलग से कोई पेन नंबर नहीं है, ना ना ना, वो प्राइवेट लिमिटेड में होता है। वो अच्छा अच्छा, प्राइवेट ठीक लिमिटेड ठीक आप है। रजिस्टर करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे एक पेन नंबर मिलेगा, ठीक है। ठीक है। PAN। तो वो नंबर से आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे ओके। अगर आप पर्सनल प्रोप्राइटरशिप के लिए कर रहे हैं, तो उसके हाँ लिए जी। आपको इसमें केवल पेन नंबर से हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। ठीक है। फिर से आ जाते हैं अपन अकाउंट इन्फो पे ही। अब अपन आते हैं ये पेमेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में क्या रहता है बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो इसमें बिजनेस एड्रेस और ये सब फोन नंबर और ये सारी चीजें मांगते हैं। मैं इनको सभी को वन बाय वन अलग अलग टैब में ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए, ये तीनों चीज होती हैं, ये आपको डालनी है यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब ये फर्स्ट आता है आपका बिजनेस नेम, ठीक है, मतलब बिजनेस एड्रेस, ठीक है। तो बिजनेस एड्रेस में हमारा जो बिजनेस रजिस्टर्ड है, करंट बिजनेस एड्रेस है ना, वो डालना है आपका। इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आप अगर कोई दूसरा चेंज करेंगे या डालेंगे तो उसके लिए कोई उसमें आपसे वैलिडेशन या कुछ नहीं मांगेगा। जैसे सपोज दैट मैं एड ए न्यू एड्रेस करूंगा ना, तो उसको मैं चेंज करके डायरेक्टली सबमिट कर दूंगा, कोई वेरिफिकेशन नहीं, बस ये डायरेक्टली मेरा करंट बिजनेस एड्रेस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको जो जीएसटी में है वही डालना है आपको, आपके लिए सहूलियत के हिसाब से आप जो डाल सकते हैं वो डाल दीजिए इसमें, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा करंट इनवॉइस एड्रेस। इसको आप थोड़ा सा जीएसटी से मैच रखिए इसको, तो ये वाला ऑप्शन है ना, कौन सा इनवॉइस एड्रेस है ना, इसको आप जीएसटी से मैच रखिए। मतलब जो आपके जीएसटी में जो एड्रेस डाला हुआ सेम वैसा का वैसा ही डालिए आप। ये रिकमेंडेशन रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी बायर आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा, परचेज करेगा, तो जब परचेज कर लेगा वो आपसे, तो उसके पास एक इनवॉइस जाएगा जिसमें कि आपका फर्म का नेम होगा, है ना, और नेम के साथ उसमें एड्रेस भी डला होगा, है ना। अब अगर आपने यहाँ पे एड्रेस चेंज कर दिया है ना, तो अगर कोई भी बायर ने प्रोडक्ट परचेज किया, और अगर उसको थोड़ा सा लगा कि यार ये चेक करते हैं, या कोई अच्छे से दिमागदार वाले बंदे हुए कोई, उन्होंने चेक किया है ना कि ये एड्रेस कहाँ है, वो जीएसटी वाली वेबसाइट से, तो उन्हें दिखेगा कि आपका जीएसटी नंबर, जो जीएसटी नंबर मतलब जीएसटी पोर्टल पर जो आपका एड्रेस डला हुआ है, वो आपके इनवॉइस एड्रेस से अलग है ना। यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
तो यानी कि वो आपके ऊपर वो कर सकता है कि भैया ये बिजनेस एड्रेस कैसे अलग हो गया है यहाँ पर, मतलब अमेजन पे बिजनेस एड्रेस अलग है, मतलब इनवॉइस एड्रेस अलग है ना, और जीएसटी के जो पोर्टल पर शो हो रहा है एड्रेस वो अलग है। तो बेस्ट ये है, उन कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए आप वही एड्रेस डालिए इनवॉइस एड्रेस में जो आपका एक्चुअल में बिजनेस एड्रेस जीएसटी में डला हुआ है, आप उसी को डालिए, रिकमेंडेशन होता है। ओके। हालांकि ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, किसी ने अगर आपके ऊपर क्लेम किया या कोई दिक्कत की तो फिर आप फंसेंगे इस चीज में, आपको प्रॉब्लम हो गई, आपको ट्रबल करना पड़ सकता है, तो उससे बचने के लिए आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ही डालिए, वो बेस्ट रहेगा। क्लियर। नाउ कंसर्न ये रहता है, एक आता है हमारा मर्चेंट टोकन, ये दिख रहा है आपको नीचे लिखा हुआ मर्चेंट टोकन। मर्चेंट टोकन एक नंबर होता है जो अमेजन डिसाइड करके आपको देता है हर बार, ठीक है। अब ये मर्चेंट टोकन नंबर ऐसा होता है कि ये आपने एक बार सेलर अकाउंट बनाया तो एक बार में आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, फिर इसके बाद आप इसको कभी चेंज नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे फिर इसका यूज क्या है। ये क्या रहता है कि जैसे कि सपोज दैट आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से मिलते हैं, है ना, या आपको कोई इश्यू होता है ना, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो आप ये मर्चेंट टोकन नंबर उसको शेयर कर सकते हैं कि ये मेरा मर्चेंट टोकन नंबर है ना। उसके जरिए वो आपको बिल्कुल ट्रैक कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज लेनी है, जैसे इमेजिंग की या अकाउंटिंग की, आप उसको अपने मर्चेंट टोकन नंबर शेयर कर दीजिए, उससे वो आपके अकाउंट को ऐड कर लेगा। ठीक है। तो इसका क्या रहता है कि ये एक यूनिक नंबर होता है ना। ये यूनिक नंबर से ही अमेजन आपके पूरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन लगता है, क्यों, क्योंकि ये इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ये एक बार ही रहेगा, एक बार फिक्स हो गया तो हो गया, इसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अमेजन आपके अकाउंट में को किस नाम से पहचानना है भाई, आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, टैक्स, ये सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स आपने अकाउंट बनाया एक बार, इस ये नंबर रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ये नंबर आपका मर्चेंट टोकन ऑलवेज यही रहेगा, इट कैंट बी चेंज। तो ऑलवेज रिमेम्बर, ये एक बार बन गया, मतलब इसमें अपन कुछ कर भी नहीं सकते, एक बार बन जाता है तो इसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। ये मर्चेंट टोकन नंबर होता है। तो हमने तीनों चीज देख ली, बिजनेस एड्रेस, फोन नंबर, इनवॉइस एड्रेस, और ये इसमें से इनवॉइस एड्रेस का मैंने आपको बताया है कि इनवॉइस एड्रेस में आप वही एड्रेस रखिए जो कि आपका इनवॉइस है। जैसे कि मैं आपको एक दिखा देता हूं मैं, लेट मी, जैसे मैं एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ मैं आपको बस, है ना। जैसे कि सपोज दैट ये वाला मेरा एड्रेस है, देखिए ये इनवॉइस है इसका, है ना, ये मैंने परचेज किया था, एक हेडफोन परचेज किया था, इसका मैं इनवॉइस दिखा देता हूँ, है ना। तो ये इनवॉइस है, देखिए, है ना, ये देखिए बिलिंग एड्रेस जो लिखा रहा है ना, ये देखिए, ये तो मेरा खुद का बिलिंग एड्रेस, यहाँ पे मैंने ये परचेज किया है ना। इसको सेल किसने किया है ना, सेल कहाँ से हुआ है, ये देखो पूरा। अब अगर आपने, और इसके नीचे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। अब अगर आपने एड्रेस चेंज कर दिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको जीएसटी पोर्टल से मैच किया कि यही एड्रेस है ना, तो उस केस में अगर ये डिफरेंट निकले तो हो सकता है आपके ऊपर क्लेम लग सकता है इस चीज से, इस चीज का कि आप एड्रेस, आप दूसरे एड्रेस से कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं, जबकि आपका ये बिजनेस एड्रेस जो रजिस्टर्ड है वो अलग है और आप बिजनेस कहीं और से कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि मेरा तो एक ही जीएसटी नंबर है, अब मैं 10 जगह से कैसे सेल करूं, कर सकते हैं, उसके लिए मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा, उसको कहते हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में आप अपने प्लेस को रजिस्टर करा सकते हैं, जैसे आप दिल्ली में है ना, दिल्ली में आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका मन है कि एमपी से भी करना चाहते हैं, आप गुजरात से भी करना चाहते हैं, तो आपको उनका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर कराना पड़ेगा, जिसको कहते हैं एपीओबी। एपीओबी का मतलब ऐसा होता है कि एपीओबी मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसमें क्या रहेगा कि आपका जो जीएसटी नंबर है उसमें एक एड्रेस और ऐड हो जाएगा कि आप यहाँ से और बिजनेस कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं लीगली रूप में। ठीक है, वो अपना आगे आएगा, जब मैं आपको बता दूंगा, जब अपन रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो उस पर मैं आपको बता दूंगा ये चीज कि कैसे करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको ये वाला। यस सर। ओके। अब अपन आ रहे हैं ये इस पे शिपिंग रिटर्न्स एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ उसका कि एक्चुअली क्या होता है। देखिए, शिपिंग रिटर्न इन्फॉर्मेशन, शिपिंग सेटिंग और ये सब सेटिंग। देखिए,
मेरा प्रोडक्ट किसी सेलर के बायर के पास गया, किसी बायर ने मेरा प्रोडक्ट ऑर्डर किया और प्रोडक्ट उसको डिलीवर्ड हो गया। अब अगर वो उसको रिटर्न करना है मेरे प्रोडक्ट को, है ना, तो हो सकता है ऐसा होता है कि कई बार मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा बिजनेस एड्रेस तो यही है जहाँ पर मैं वर्क कर रहा हूँ, यहाँ से मैं अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है तो ऐसे तो मेरे पास बहुत ज्यादा वर्किंग हो जाएगी, यहाँ से जा रहा है, यहीं से जा रहा है। तो मैंने कहा मेरा एक गोडाउन है यहाँ पर, मैंने ओपन कर लिया है, थोड़ी सी दूर है मेरे यहाँ से। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा गोडाउन एक मैंने ओपन कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि जो रिटर्न प्रोडक्ट आए मेरे गोडाउन में जाए, वहां पर, यहाँ पर ना आए मेरे पास, क्योंकि वहां पर मैंने एक अलग से स्टॉक रखा हुआ है, तो वहां पर रिटर्न में जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं उस एड्रेस को डाल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न एड्रेस में इसका कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा आपको। बस ये रहेगा कि आपका जो रिटर्न प्रोडक्ट है, जो कुरियर वाला है, अमेजन कुरियर से रिटर्न आएगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा, ना कि आपके उस जगह पर जहां से आपने प्रोडक्ट को निकाला है। अब आप ये कहेंगे कि हम ये नहीं रख सकते सेम एड्रेस, कोई दिक्कत नहीं, आप रखिए। मैं जिस जगह से प्रोडक्ट को भेज रहा हूँ उस जगह वापस भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सेम एड्रेस रखूंगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये रिटर्न में मेरे पास यहाँ पे आए, मतलब मेरे यहाँ से जाए, मेरी देख रेख में जाए, और जब रिटर्न आए तो मैं इसको मैनेज ना करूँ, मैं एक पर्टिकुलर वेयर हाउस मैंने हायर किया हो वहां जाए, तो उसके लिए मैं अपना एड्रेस यहाँ पर चेंज कर दूंगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। नाउ मैं अगला इस पे आता हूँ, ये ओपन हो गया। देखिए, दूसरा आता है, देखिए शिपिंग सेटिंग। यहाँ पे जब अपन आए थे ना, ये अपन यहाँ आए थे ना, ये सर अकाउंट। सर जैसे ये जो रिटर्न वाला है, मैंने एफबीआई से रजिस्टर करा हुआ है, ठीक है। हम्म। तो जब जब कोई कस्टमर रिटर्न करता है तो उनका एफबीआई से फिर मेरे पास ही आ जाता है वो गुड। पर जो मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस है, उसकी जगह जहां से मैं शिप करता हूँ वहां पे उस एड्रेस पे आ जाता है। मैं बता देता हूँ एक्चुअल क्या है ना। देखिए, अगर आप एफबी में रजिस्टर्ड है, एफसी में रजिस्टर्ड है ना, तो आपका हम्म। प्रोडक्ट है ना, फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपके एफसी पे आएगा रिटर्न प्रोडक्ट। क्यों? अच्छा। रीजन क्या है कि जो एफसी वाले हैं उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, अगर न्यू उनको क्वालिटी लगी तो फिर से वो उसको ऐड कर देंगे उसी में, है ना। पहले उनके पास जाएगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एफसी में रजिस्टर्ड है तो आप रिकॉल करेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट को। एक रिकॉल बंच बनाएंगे कि हमको ये प्रोडक्ट, जैसे सपोज दैट आपके यहाँ से 100 प्रोडक्ट है ना, आपने 100 प्रोडक्ट अमेजन के एफसीज में रखे हुए, अमेजन के वेयर हाउस में, है ना। ठीक है, जो नए लोग हैं ना, जिनको एफसी वाले चीज समझ में नहीं आ रही है, ये अपन आगे टॉपिक क्लियर करेंगे, बस इनको एक छोटा डाउट आया है उसको अपन क्लियर कर रहे हैं। बाकी ये वाला टॉपिक आएगा अपन के एफसी क्या होते हैं, एफडी क्या होता है, कैसे अपन इसमें एनरोल करते हैं। अभी के लिए मैं आपका जो बता देता हूँ एक्चुअल क्या होता है। जैसे कि आपके एफबी है ना, अमेजन का वेयर हाउस है, आपने 100 प्रोडक्ट रखे हुए हैं, ठीक है। सपोज दैट 100 प्रोडक्ट में से 50 प्रोडक्ट आपके सेल हो गए, है ना, बायर को गए, जिसमें से 10 प्रोडक्ट हैं जो कि बायर ने रिटर्न कर दिए। तो 10 प्रोडक्ट रिटर्न होकर के पहले एफबी, उस एफसी में जाएंगे, फुलफिलमेंट सेंटर, मतलब जो उस एफबी में जाएंगे ना, जहाँ से वो प्रोडक्ट गया है, ठीक है। हाँ। वहां के लोग उस चीज की क्वालिटी चेक करेंगे, अगर डैमेज है तो उसका आपको रिमर्समेंट करेंगे, गायब है प्रोडक्ट तो आपका रिमर्समेंट करेंगे, और आपको बता देंगे 10 रिटर्न आए हैं, उसकी डिटेल आपको दे देंगे, 10 रिटर्न में से इतने आपके डैमेज हैं, इतने ओके हैं, ठीक है। अब ठीक। अगली बार फिर से ऐसा हो कि 10 प्रोडक्ट वापस आए, तो आपको पूरा बंच मिल जाएगा कि आपके लगभग 30 प्रोडक्ट इकट्ठे हो गए, आपने कहा 30 प्रोडक्ट को मुझे वापस मंगाना है। तो आप उसके लिए एक रिकॉल क्रिएट करेंगे कि ये सारे प्रोडक्ट का एक बंच बना करके मुझे वापस भेज दिया जाए मेरे एफसी पर। तो मतलब आपके एड्रेस पर, एफसी से आपके एड्रेस पर वापस भेज दिए जाए सारे प्रोडक्ट। तो उस केस में आप क्या करेंगे, वो सारे प्रोडक्ट हैं, उस केस में आप जब बंच बनाएंगे तो अमेजन आपके पास क्या करेगा, एक बॉक्स लेगा, बॉक्स के अंदर आपके सारे प्रोडक्ट को डालेगा और आपके पास वापस भेजेगा आपके वाले एड्रेस पर। इसको ओपन कहते तो हैं सर रिकॉल प्रोसेस। सर उसमें वो रिटर्न में भी फिर हमारा शिपिंग चार्ज काटता है? बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल कमीशन काटेगा। नहीं काटता आपने? कमीशन वापस कर देता है, लेकिन हाँ, अपन इसको आगे क्लियर करेंगे, लेकिन कमीशन, अगर आपका बायर रिटर्न है, अगर हम्म। आपका बायर रिटर्न है तो कमीशन का 20% आपका कटेगा। एग्जाम्पल मैं बताऊं, आपका 100 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, हम्म। और उस पर 10% कमीशन लग रहा है, मतलब 10 रुपए लग रहा है, ठीक है, हम्म। अमेजन लेता हम्म। है। अगर वो बायर रिटर्न है कि मतलब बायर को डिलीवर हो गया प्रोडक्ट, तो बायर ने वापस कर दिया उस प्रोडक्ट को, तो दस हम्म। रुपए पे आपको 20% आपका पेनल्टी चार्ज लगेगा, यानी कि उसको कहते हैं अपन रिफंड कमीशन, अच्छा। ठीक है। यानी कि 10 का 20% कितना हो गया, अप्रोक्स दो 2 रुपए, आपका दो दो रुपए रुपये एक्स्ट्रा कटेगा, और 2 रुपए पे 18% जीएसटी, मतलब टू पॉइंट अच्छा। थ्री सिक्स रुपीज कटेगा।
प्लस डिलीवरी चार्ज। प्लस डिलीवरी चार्ज, बिल्कुल। ठीक। ठीक है। तो देखिए, अब जो ये जो नए लोग हैं उनको लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, इसमें अभी FBA अपन F सीरीज मॉडल है ना, इसको अपन अभी बारीकी से इसमें वर्क करेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी मॉडल बताऊंगा मैं आगे चल के कि कैसे रजिस्टर्ड होते हैं। जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका पूरा होगा ना, तब अपन बताएंगे कि कैसे रजिस्टर्ड होते हैं, कैसे ये प्रोडक्ट कहाँ पर जाता है, FC मॉडल क्या होता है, अमेजन किस मॉडल पर वर्क करता है सबसे ज्यादा, कैसे होता है। उन मॉडल को अपन जब क्लियर कर लेंगे तो आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा शिपिंग सेटिंग, जो आपने देखा होगा यहाँ पे। आप मैंने बताया था अकाउंट इन्फो पे आएंगे, तो अकाउंट इन्फो पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा, और जब आपको ऐसा डैशबोर्ड मिल रहा है तो देखिए आपको ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। अकाउंट ओवरव्यू, स्टोर इन्फॉर्मेशन, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, ऐसे इसमें शिपिंग। अकाउंट ओवरव्यू अपन ने कर लिया, स्टोर इन्फॉर्मेशन अपन ने कर लिया, पेमेंट इन्फॉर्मेशन अपन कर लिया। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में हमने बताया था ना अकाउंट नंबर डालते हैं। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में मैंने बताया था कि इनवॉइस एड्रेस अपन चेंज नहीं करना चाहिए और ये सब। अब इसमें एक और पॉइंट है, ये 5th नंबर का है, शिपिंग एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन। तो शिपिंग एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितने दो तरीके से आप बेच सकते हैं। ठीक है। आप समझिए इस चीज को, जैसे आप अपने प्रोडक्ट को है ना दो तरीके से बेच सकते हैं। ठीक है। एक अपन क्या करते हैं, एक होता है अपना वाला कोरियर जिसको हम सेल्फ शिप कहते हैं, और एक होता है अमेजन कोरियर जिसको अपन कहते हैं इजी शिप। ऑलवेज रिमेंबर, जो ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना इजी शिप, अपन इसको, मैं इसका डॉक्यूमेंट भी आपको शेयर कर दूंगा PDF। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, जो इजी शिप होता है ना, इजी शिप का मतलब ये है कि हम अमेजन वाले कोरियर को यूज कर रहे हैं। मतलब अमेजन का एक कोरियर प्रोडक्ट लेने के लिए हमारे पास आए और प्रोडक्ट को डिलीवर करे और वापस आना है, तो अमेजन कोरियर सर्विस हम यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं इजी शिप। सेल्फ शिप का मतलब ये है, आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपको अपने तरफ से कोरियर को अरेंज करना है। आप अपनी तरफ से या तो कोरियर वाले के पास जाइए प्रोडक्ट डिलीवर कराने के लिए, या आप किसी कोरियर पार्टनर को आप असाइन कर लीजिए कि हमारे प्रोडक्ट DTDC परचेज कर, मतलब डिलीवर करेगा, ये हमारे प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के लिए DTDC को असाइन किया हुआ है। ब्लू डार्ट, ऐसे काफी कोरियर होते हैं, उनको आप असाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये तब देखिए, ये थोड़ा सा अगर आप बिगनिंग लेवल पे हैं तो ऑलवेज आई रिकमेंड कि आप इजी शिप को ही करिए, अमेजन कोरियर को ही। सेल्फ शिप पे मत ही आइए, क्योंकि इसमें बहुत लॉस हो जाता है बिगनिंग लेवल पर। जब आपके प्रोडक्ट का मूवमेंट 100 से ऊपर है ना, तब आप किसी कोरियर पर्सन को असाइन कर सकते हैं कि जैसे सपोज है DTDC वाले, आप उनसे कह सकते हैं कि सर हमारे पास 100 प्रोडक्ट हैं, आप ये हम आपको पर डे का 100 ऑर्डर देंगे, आप इसको डिलीवर कीजिए। इस तरीके से आप कह सकते हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उनकी कंडीशन होती है, आपको उनका एक तरीके से आपके बारे में, कोरियर वालों को पता होना चाहिए कि हाँ ये इतना, इनके यहाँ से इतना वॉल्यूम जाता है, 100 वॉल्यूम जाता है, तो वो आपसे टाई अप करेंगे। वरना नॉर्मल टाइप नहीं करेंगे वो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपके एक दो प्रोडक्ट के लिए एंटरटेन नहीं करेंगे वो लोग, क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना वॉल्यूम होता है। तो वो भी आपसे कहेंगे कि आप हमको थोड़ा 50,000 पर डे का बिजनेस दीजिए, कम से कम लगभग 1 या 2 लाख का कम से कम पर मंथ का बिजनेस दीजिए, तब हम आपके प्रोडक्ट को एंटरटेन करेंगे। एंटरटेन करने का मतलब ऐसा है कि वो मना नहीं कर रहे, मतलब ऐसा है कि आपका एक वेटेज हो जाएगा कि आप प्रोडक्ट को, ऑर्डर आया, आपने पैक करके रखा, उनका कोरियर वाला बंदा आएगा, स्कैन करके ले जाएगा। ठीक है। कब डिलीवर्ड होना है, आपने रिक्वेस्ट कर दी कि भैया ये प्रोडक्ट में डिले हो रहा है, इसको फास्ट करवाइए, वो करेंगे फास्ट, उसको कर सकते हैं बिल्कुल फास्ट। आपने कहा कि भाई ये वहां पर प्रोडक्ट पहुंच रहा है ना। और जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनली रहता है ये। कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहेगा, आपने देखा होगा कि आपका प्रोडक्ट, वहाँ प्रोडक्ट, मतलब सपोज दैट कोलकाता के बायर है ना, आपने दिल्ली से, आपके पास दिल्ली में ऑर्डर आया और कोलकाता के बायर ने आपको ऑर्डर कर दिया। ठीक है। आपने प्रोडक्ट निकाला, बायर तक पहुंच रहा है। अब प्रोडक्ट की डिलीवरी की डेट सपोज दैट आज 4 बजे होनी है ना, और आपने सेल से, मतलब अपने कोरियर से भेजा हुआ है। ठीक है। अब आपके कोरियर से निकल गया है प्रोडक्ट, DTDC से आपने अपने सेल्फ शिप किया हुआ है, और प्रोडक्ट बायर तक पहुंच रहा है। ठीक है। अब पहुंचते पहुंचते 4 बजे से पहले बायर ने कहा कि भैया मेरे को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, वापस कर दो, मैं नहीं लूंगा। मतलब RTO कर रहा हूँ। RTO मतलब रिटर्न टू ऑरिजिन, मतलब मैं प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक्सेप्ट करने से पहले मैं डिनाई कर रहा हूँ, है ना। तो उसने मना कर दिया आपसे। ठीक है। और उसने क्या किया, अमेजन पे रिक्वेस्ट कर दी कि मैं ये प्रोडक्ट वापस करना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अमेजन क्या करेगा, हो सकता है उसकी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट ले ले, प्रोडक्ट कैंसिल कर दे, है ना। अब आपका जो प्रोडक्ट वहां पे डिलीवर होने के लिए जा रहा है बायर के पास, है ना, 4 बजे, उस कोरियर बॉय को तो कुछ भी नहीं पता है कि आपका क्या ऑर्डर है, क्या है, उसको तो बस डिलीवर करके लौटना है। ठीक है। उसने क्या किया, 5 बजे जाकर के बायर को डिलीवर कर दिया प्रोडक्ट। ठीक है। अब वो आपका प्रोडक्ट वहां डिलीवर्ड हो गया, इधर से वो बंदे ने रिफंड भी ले लिया।
उस बंदे ने आपसे रिफंड भी ले लिया प्रोडक्ट का, कि इतना अमाउंट उसको वापस मिल गया जो आपका प्रोडक्ट अमाउंट था, और आपका प्रोडक्ट भी डिलीवर्ड हो गया। तो आपको लॉस किसका हुआ? लॉस आपका हुआ ना। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट भी गया और आपका रिफंड भी हो गया, मतलब जो आपको पैसे आने तो वो भी नहीं मिलेंगे और आपका प्रोडक्ट भी गया। किसका लॉस हुआ? आपका ही लॉस हुआ। तो ये किस वजह से हुआ? क्यों? क्योंकि आपका प्रॉपर अमेजन कोरियर, मतलब ये आपका जो सेल्फ शिप है डीटीडीसी वाला या कोई भी बिलूडर जिसको अपने एसएन किया हुआ, आपके जो कोरियर पार्टनर है, उनसे आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है ना। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो हम कम्युनिकेशन बना सकते हैं, अगर किसी बाय ने सेम डेट पे डिलीवर आउट फॉर डिलीवरी है और हम उसको कॉल करके कह दें कि बाय ने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट की है, तो हम कह दें कि रोक दे, वो डिलीवरी ना करो। देखिए ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। ये आपको कुरियर वाले बंदे का नंबर ही नहीं मिल पाएगा। जैसे कि सपोज डीटीडीसी कुरियर से गया है, आपने डीटीडीसी में आप पहले टिकट रेज करेंगे, आपके पास डायरेक्ट नंबर नहीं होगा, आप टिकट रेज करेंगे वहां पर, तब 24 घंटे से 48 घंटे में वहाँ एस्केलेशन पे पहुंचेगा कि इस प्रोडक्ट को रुकवा दीजिए, तब तक तो बंदा डिलीवर कर चुका है। तो लॉस आपका है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ टाई अप है डीटीडीसी इनके साथ बहुत अच्छा, तो आप उनकी टीम से डायरेक्ट कॉल करके कह सकते हैं कि आप कोरियर वाले बंदे को बोलिए कि वो रुक जाए, यहाँ पर प्रोडक्ट को डिलीवर ना करे, तो वहां पर वो रुक जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप बिगनिंग लेवल पे हैं, आपके पास इतना ऑर्डर वॉल्यूम नहीं है, आप ये कोरियर पर्सन के साथ आप टाइप नहीं कर सकते हैं, कोरियर फ्रेंचाइजी के साथ आप टाइप नहीं कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट ईजी से कोई ऑप्टिंग कीजिए। ईजी से भी आपका प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा और इसमें आपका हैसल फ्री रहेगा। बायर भले वहां को डिलीवर करने से पहले ये रिक्वेस्ट कर दे, चाहे कुछ भी करे, वो सब अमेजन संभालेगा, आपकी कोई इसमें अड़क नहीं, आप हैसल फ्री रहिए इसमें। बायर हैंड टू हैंड वापस कर दी कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा अमेजन पे, रिफंड हो जाएगा बायर को। क्यों? क्योंकि उसने प्रोडक्ट नहीं लिया और आपका प्रोडक्ट आपको वापस दे देगा वो। ये असल फ्री, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, किसी से कांटेक्ट नहीं करना। तो आपका इनिशियल बिगनिंग लेवल का मतलब ये भी नहीं कह रहा हूं मैं कि आज आपने अकाउंट लॉन्च किया तो कल। देखिए जब आपका प्रोडक्ट का वॉल्यूम आपके अकाउंट पे, प्रोडक्ट सेल का वॉल्यूम है ना, पर डे का 100 से 200 ना हो, 200 400 हो जाए, तब आप कर सकते हैं किसी कोरियर वाले को टाई अप, जिसमें है कि आप कम से कम 15 से 20 हज़ार का बिजनेस पर डे का दे रहे हैं, तो कोरियर वाले आपको फिर एक तरीके से प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर इससे कम है तो वो आपको प्रायोरिटी भी नहीं देंगे। हर चीज के लिए आपसे बोलेंगे कि आप एक नया टिकट रेज कीजिए, और नया टिकट रेज करने के नाम पर 24 से 48 घंटे का टाइम लेंगे, जिसमें कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर होकर के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ऑलवेज ये चीज आप थोड़ा सा ऑलवेज याद रखिए कि ऐसा कभी करना मत, है ना, स्टार्टिंग के लिए। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। तो देखिए इसमें इजी सिप है, ठीक है। इजी सिप में भी कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, है ना। इसमें ये अपन बाद में क्लियर कर लेंगे इस चीज को, है ना, मैं इसको अच्छे से टॉपिक को क्लियर करूंगा। एक बी टू बी इजी सिप होता है। अब आप कहेंगे इजी सिप और बी टू बी इजी सिप में अंतर क्या है? दोनों एक ही तो है। तो देखिए बी टू बी का मतलब सभी को समझ में आ रहा है, इजी सिप का भी मतलब कि जैसे इजी सिप है, ये बी टू सी कस्टमर के लिए। जैसे मैंने प्रोडक्ट 10 ऑर्डर किए, है ना, तो 10 ऑर्डर मेरे पास आएंगे, ठीक है। तो मैं क्या ऑर्डर करूंगा? हेडफोन ऑर्डर कर दूंगा या कुछ चीजें ऑर्डर कर दूंगा, है ना, तो वो इजीली हैंडल की जा सकती है। लेकिन बी टू बी जिस का मतलब आप समझ सकते हैं, बी टू बी मतलब हो सकता है मैं अपने बिजनेस के लिए कोई बड़ी चीजें यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैंने 5 से 10 लाख का सामान एक साथ ऑर्डर कर दिया हो। अब 5 से 10 लाख का सामान होगा तो उसको नॉर्मल इजी सिप तो नहीं हैंडल करेगा। क्यों? क्योंकि जो बाइक पे पर्सन आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है, वो तो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा अकेले ही। तो इसके लिए बी टू बी जी सिप चला दिया है कि बी टू बी जी सिप क्या है कि इनका दायरा बढ़ जाता है। जैसे कि सपोज दैट मैं बताऊंगा आपको, इजी सिप, नॉर्मल इजी सिप 21 kg से ऊपर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ले जा नहीं सकते हैं। मतलब 21 kg के प्रोडक्ट होंगे वहां तक ले जाएंगे, उनकी लिमिटेशन रहती है। अगर 21 kg से ऊपर है तो वो फिर उनकी गाइडलाइन में नहीं आता है, तो आपको खुद ही मतलब आपके प्रोडक्ट को भेजना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बी टू बी इजी सिप की सर्विस लेते हैं तो यहाँ पे आपका एक दायरा बढ़ जाता है कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से वो हो सकता है 30 से 40 किलो तक अलाउ कर दें, 50 किलो तक अलाउ कर दें। तो ये बी टू बी इजी सिप अलग होता है, यानी कि ये बल्क में रहता है। आपके प्रोडक्ट के वेट के ऊपर थोड़ा सा इनके आपको इन्हेंसमेंट मिल जाता है, आपके प्रोडक्ट के इंक्रीमेंट मिल जाता है कि आप अपने इतने हैवी प्रोडक्ट को अपन बेच सकते हैं, ठीक है। सेल्फ शिप में आप समझ सकते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट को खुद ही बेचना है ना, तो आप ये सेल्फ शिप टूल का यूज करके वहां बेच सकते हैं। ये अपन इस पे आएंगे, मैं बता दूंगा इसको कैसे अपन ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ये आगे का टॉपिक रहेगा। अभी के लिए केवल मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अपन को अकाउंट जब क्रिएट करते हैं तो अपन को क्या क्या सेटिंग डालनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। ये क्लियर है सभी को? यस सर। ओके। नाउ वी आर गोइंग हियर। हमने यहाँ पे गए थे सेटिंग पे, सेटिंग में आके अकाउंट इन्फॉर्मेशन चेक की थी हमने।
तो हमारे पास ये आया था, हमारे ये सारे क्लियर हो चुके हैं, बस एक बचा है, इसके नीचे दो बचे हुए टैक्स इन्फॉर्मेशन। देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना जरूरी है, ये मैंडेटरी है, ये नहीं फिल करेंगे तो इनवॉइस भी नहीं बनेगा, बिजनेस एड्रेस भी अपडेट नहीं है, ना रिटर्न है, ना कुछ भी। तो सबसे पहले ये ऑप्शन होता है कि आपको ये सारी चीज अपडेट करनी है। ठीक है। जब आप टैक्स इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये वाले ऑप्शन मिलेंगे। ये बाकी विंडो क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने जीएसटी, प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और ये आरएक्सी आईडी। देखिए अब मैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ना जीएसटी नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ये अपना जीएसटी नंबर डालूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नेम शो होने लगेगा। तो ये देखिए नेम शो हो रहा है यहाँ पर, है ना। और ये पूरे डिटेल, पेन नंबर, ये सारी चीज शो हो रही है। ये हो गया। ये ऑटोमेटिक, ये ओटीपी वेरीफाइड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एक ऑप्शन आ रहा है, आई सेल इन जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन होता है डिफॉल्ट प्रोडक्ट कोड, पीटीसी, ठीक है। ये ऑलवेज आप इस चीज को अच्छे से समझना। इस चीज का यूज कब होता है कि जब आप टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी नंबर है ना। तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा, जैसे कि सपोज है मैंने ये वाला प्रोडक्ट खरीदा था, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक ये बोट रोकर्स का ये मैंने ब्लूटूथ हेडफोन खरीदा था, ठीक है। तो उस पर ये 18% जीएसटी लगाए, है ना। तो 18% जीएसटी अमेजन को नहीं पता है कि आप ये प्रोडक्ट पे कितना क्या लग रहा है, ये हमें बताना पड़ता है कि इस पर 18% जीएसटी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा इस पे डिफॉल्ट पीटीसी कोड पे। ये डिफॉल्ट पीटीसी कोड पूरे अकाउंट पे लगता है, जिसमें कि हम बताते हैं कि हमारे पास जो सारे प्रोडक्ट हैं उन पे कितना परसेंट जीएसटी लगेगा। तो देखिए ये है कैटेगरी ये जेन एक्सेम्प्ट, और ये जनरल, मिनिमल, स्पेशल, सुपर रिड्यूस, रिड्यूस, स्टैंडर्ड। ये अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कौन सा है। तो देखिए आप यहाँ पे आ जाइए, ये लिखा हुआ है ना, ये देखिए व्यू ऑल प्रोडक्ट, ये देखिए दिख रहा है आपको सबसे नीचे, व्यू ऑल प्रोडक्ट टैक्स कोड एंड जीएसटी रेट। आप इस पर क्लिक करेंगे, है ना। तो देखिए ये आ गया आपके सामने, सारे कोड ओपन हो गए, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट पे 0% जीएसटी लग रहा है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट हैं सारे, है ना, उनके ऊपर आपका जनरल एग्जाम मतलब 0% लग रहा है तो आप 0 पे क्लिक कीजिए। आपका सुपर रिड्यूस्ड है, मतलब 5% लग रहा है तो आप सुपर रिड्यूस पे आइए। अगर आपका 18% लग रहा है तो 18% वाले को ए जनरल स्टैंडर्ड कहते हैं। तो आप अपने अकाउंट पे आइए, यहाँ पर आके आप एक जनरल स्टैंडर्ड, ये लिखा हुआ ना, इसको सेलेक्ट कर दीजिए, इसको टिक कर दीजिए, इसको आप सेव कर दीजिए, ठीक है। अब ये आपके, लिसन, इस चीज को अब ऐसे समझिए, ये आपके पूरे अकाउंट पे लगाए, मतलब आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर 18% लगाए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, आपने कहा यार ये तो पूरे अकाउंट पे लगा दिया, अब मेरे पास सारे प्रोडक्ट 18% के तो है नहीं है, कुछ है मेरे पास 12% है, कुछ है मेरे पास 5% के हैं। तो आपने तो सभी के ऊपर 18 लगा दिया। तो देखिए ये वाली सेटिंग केवल एक उसके लिए है कि हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, हमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको लिस्टिंग वाइज चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज दैट मेरा ये प्रोडक्ट है जो मैंने लिस्ट किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। ये सारी चीज अपन करेंगे, अपन आप लोग इतना कंफ्यूज मत होना अभी के लिए, बस ये है कि बस नॉर्मल समझने के लिए कि अपन इसको लिस्टिंग लेवल पे भी कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट है मेरा, है ना, अब मैं इस पे आया, है ना, कि मैं इस पे एड्रेस लिस्टिंग की, है ना। तो जैसे सपोज दैट मेरे सारे प्रोडक्ट 18% में आ रहे हैं, मेरे केवल एक ही वाला प्रोडक्ट है जो 5% कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 5% कैटेगरी के हिसाब से मैं, मेरे को इसमें जा करके इसका है ना, है, मेरे को इसका जो प्रोडक्ट कोड है ना, वो इसमें देखो ये लिखा हुआ प्रोडक्ट टैक्स कोड पीटीसी, वो यहाँ पे इस लिस्टिंग लेवल पे यानी कि प्रोडक्ट लेवल पे मैं आके चेंज कर दूंगा। जैसे मेरा इसका 5% लग रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल सुपर रिड्यूस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक जनरल सुपर रिड्यूस में आ जाऊंगा, ठीक है। जनरल सुपर रिड्यूस, ठीक है। यानी कि मेरे पूरे अकाउंट में सारे प्रोडक्ट 18% के हैं, केवल ये वाला प्रोडक्ट है जो 5% पे आ रहा है, और मैं यहाँ के इसको सेव कर दूंगा। यहाँ पर आके मैं इसको सेव कर दूंगा, यानी कि मेरा एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर 5% लग गया, बाकी पूरे अकाउंट लेवल पे मेरे 18% लग रहा है। ये क्लियर हुआ सभी को? इज दैट क्लियर? यस सर, हो गया। अच्छा ओके, इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या, कैसा भी? चलिए ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन हो आप मेरे को ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, है ना। और अगर कोई डाउट हो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, है ना। आप बताते रहिए। एक्चुअली क्या है ना, देखिए आप जितने डाउट लेके आएंगे वो उनको मैं अच्छे से और क्लियर कर पाऊंगा, और आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन भी मिलती जाएगी।
जैसे मैं तो बताता जा रहा हूँ कि भाई आपको ये पीटीसी कोड क्या है, ये पीटीसी सारी चीजें बता रहा हूँ, लेकिन आप अगर 4 डाउट और लेके आएंगे तो मैं और आपको डीपली बता दूंगा कि ये चीज ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है ना। तो आप डाउट लेके आइए, कुछ चीजों को और अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊंगा, है ना। बाकी तो ये है कि फिर मैं ऐसे अगर बताऊंगा काफी चीजें तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको बाद में फेस करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करते जाइए और उसको सोच मतलब समझते भी जाइए, और कोई डाउट हो, छोटे से छोटा डाउट आप लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को बताने में, मैं एक नहीं 10 बार बताऊंगा, लेकिन आप डाउट लेके आइए, कुछ ना कुछ लेके आइए, तो एटलीस्ट ये है कि मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या समझना चाह रहे हैं, तो वो भी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन डिजिटल सिग्नेचर पे आते हैं। ये डिजिटल सिग्नेचर रहता है ना, ये अपन को अपलोड करना पड़ता है। एक ब्लैंक पेपर लीजिए, उस पर सिग्नेचर करके आप अपलोड कर दीजिए, बस सिंपल सा। ठीक है, तो ये डिजिटल सिग्नेचर आप देखिए यहाँ पर शो होता है, जब अपन इनवॉइस होता है ना, ये दिख रहा है आपको। तो ये इनवॉइस वाली जगह पर आपको यहाँ पे ये सिग्नेचर शो हो रहा है, ये दिख रहा है आपको सभी को, है ना। तो जो इनवॉइस के लिए हमें यहाँ पे अपना सिग्नेचर ये अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, मैनेज टैक्स डिटेल, यानी कि ये ऊपर वाला ऑप्शन। ठीक है, अब बाकी दूसरा ऑप्शन है, उनका कोई यूज नहीं है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ गए, बाकी प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का कोई यूज नहीं है ना, ये आपका बस नॉर्मल मतलब अकाउंट इनफॉर्म से रिलेटेड और ये सारी चीजें हैं ना। ये लीगल बिजनेस नेम और ये ले रहा है, इसका कोई यूज नहीं है। आप अपना लीगल बिजनेस नेम डालिए इसमें, मतलब इसमें आप चेंज मत करिए। ठीक है, ये आपका मतलब जैसे सपोज दैट कि आपका जैसे आप अपना स्टोर नेम चेंज कर देते हैं, तो आप अपने स्टोर नेम को चेंज कर दें तो आप स्टोर नेम में चेंज कीजिए, यहाँ पे आप अपना लीगल बिजनेस नेम डालेंगे। ठीक है, नाउ आप कहेंगे आरएफसीआईडी क्या है। आरएफसीआईडी का यहाँ पे कोई यूज नहीं है इंडिया में, ये फ्रांस के लिए रहता है। ठीक है, आरएफसीआईडी आप देखिए इसमें ये टैक्स इन्फॉर्मेशन है ना, ये इसमें ये फ्रांस के लिए रहता है, यहाँ के इंडिया के लिए नहीं, तो इसका कोई यूज नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये टैक्स इन्फॉर्मेशन हो गया। अब अपन आते हैं अकाउंट मैनेजमेंट पे। अकाउंट मैनेजमेंट और देख लेते हैं इसमें। देखो, अब इसमें ये सारी चीजें दी गई हैं कि नोटिफिकेशन प्रेफरेंस क्या है, लॉगिन सेटिंग क्या है, ये मैं सभी को वन बाय वन ओपन करते जाता हूँ, है ना। और देखो, देखिए ये नोटिफिकेशन सेटिंग है ना। नोटिफिकेशन सेटिंग में नथिंग, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आपको बस ये बता रहे हैं कि आपको वो किस चीज से नोटिफाई करें। अगर कुछ भी बायर मेल आ रहा है, या कोई ऑर्डर आ रहा है, या कुछ भी हो रहा है, तो आपको कैसे नोटिफाई करें। जैसे बिजनेस अपडेट है, कोई बिजनेस इंफॉर्मेशन की अपडेट है, तो आपको इस मेल पे आएगी। ठीक है, इसको मैंने एडिट किया होगा, मैं चेंज करना चाहता हूँ कि भैया मेरे को बार बार परेशान मत करो, तो मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ, है ना। तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, ये मेरे को चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन। इमरजेंसी नोटिफिकेशन, इमरजेंसी नोटिफिकेशन मतलब कोई ऐसा कोई इश्यू हुआ है बायर का, या कोई ऐसी दिक्कत आई है अपने अकाउंट अकाउंट से रिलेटेड, क्रिटिकल इश्यू आया है, तो उस केस में आप यहाँ पे अपना नंबर चेंज कर सकते हैं इमरजेंसी नोटिफिकेशन में। ठीक है, एफबीए अमाउंट शिपमेंट स्टेटस, इसका कहाँ नोटिफिकेशन जाए, ये सब, ये एफबीए मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजन होता है। आपका प्रोडक्ट जब अमेजन के एक्सचेंज में जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर ये पूरा इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। ठीक है, ऑर्डर नोटिफिकेशन के आपके पास ऑर्डर आए तो किस नंबर पे जाए, ये इन्फॉर्मेशन है ना। और ये नोटिफिकेशन शिप सोल्ड और ये सब ना हो, ये सब किस पे जाए, इस पे जा सकती है। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल रिटर्न का मतलब नोटिफिकेशन का है कि नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट करने हैं, तो वो आप सेव करके इसको यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं, केवल उसके पर्पज के लिए रहता है ये। ठीक है, नाउ इसमें है यूजर परमिशन। यूजर परमिशन का मतलब है कि जैसे कि सपोज है आप चाहते हैं कि भाई मेरे अकाउंट को कोई दूसरा मैनेज करे, कोई सर्विस एजेंसी, है ना, मैनेज करे पूरे अकाउंट को, लेकिन कुछ एक्सेस हर चीज को ना कर पाए, कुछ जिनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ केवल उन्हीं को वो कर पाए, तो अपन यहाँ से कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नाम डालेंगे, ये सब डाल करके उसको डन कर देंगे, इनवाइट कर देंगे। ठीक है, तो वहां पर वो बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा, तो हमारे पास ये इसमें ऑप्शन आएगा कि हम उसको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मतलब किस किस का एक्सेस देना चाहते हैं। ऑर्डर का एक्सेस देना चाहते हैं, रिफंड का एक्सेस देना चाहते हैं, या कुछ भी एक्सेस देना चाहते हैं, वहां से हम डिनाई या अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये यूजर परमिशन का रहता है। ये आपको मैंने ये बता ही दिया था, ये वाली सर्विसेज मैनेज और सर्विसेज का मतलब रनवे, एमएफएन और ये सारी चीजें भी बताई दी थी मैंने, है ना। इसको कर देते हैं क्लोज, ये मैंने गलती से इस पर कर दिया था मैंने इस पर कर दिया था, तो ये तो क्लोज करना ही नहीं है हमारे अकाउंट, है ना। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या सीखा आज के दिन, हमने ये सेटिंग में जाकर के अकाउंट इन्फो में जाकर के हमने अपने अकाउंट को ओवरव्यू कर दिया है, पूरी तरह से एक तैयार कर दिया, रेडी कर दिया है कि हमारे प्रोडक्ट है अब रेडी टू लॉन्च होने वाला है।
और हम अपने प्रोडक्ट को जल्दी ही इसमें वो करेंगे, बस हमारा सेटअप पूरा हो चुका है। ठीक है। अब अगर इसके नीचे जाएंगे तो ग्लोबल अकाउंट्स का ऑप्शन आता है। ग्लोबल अकाउंट्स का मतलब ये है कि अगर आपका इंडिया से बाहर आपका अकाउंट है तो उसकी चीज को अपन कहेंगे ग्लोबल अकाउंट। ठीक है। ग्लोबल अकाउंट्स में ये रहता है कि जैसे कि सपोज दैट आपका जैसे इंडिया में है, और ऐसा नहीं है कि वहाँ के लिए आपको अलग पैनल मिलेगा, इसी पैनल से आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। और ग्लोबल के नीचे नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस ये मैंने बता ही दिया था, लॉगिन सेटिंग बता दिया था, है ना। ये रिटर्न सेटिंग होती है। तो रिटर्न सेटिंग में क्या रहता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे किसी को बाइक को गया तो मैंने बताया था कि किस एड्रेस पर रिटर्न आना है ना। तो उस एड्रेस को आप लिख सकते हैं। सपोज दैट कि आप नहीं चाहते हैं आपके पास ये रिटर्न इस जगह पे आए, तो आप दूसरे एड्रेस पे ले जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। इसमें मैंडेटरी नहीं है कि वो एड्रेस आपके जीएसटी नंबर पे लिखा हो, आप किसी भी एड्रेस को आप डाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। अब आप इसमें आएंगे और एक मिनट। अब जैसे इसमें सेटिंग में है तो शिपिंग सेटिंग हो गई, टैक्स सेटिंग अभी बता ही दिया, यूजर परमिशन ये सब बता दिया मैंने। ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अब जैसे एक ऑप्शन और आता है गिफ्ट ऑप्शन। ठीक है। देखिए गिफ्ट ऑप्शन कई लोगों को किसी को पता है गिफ्ट ऑप्शन क्या हो सकता है ये। देखिए गिफ्ट ऑप्शन का मैं बता देता हूँ आपको, सर ये गिफ्ट ऑप्शन पैकिंग क्या होता करके देता है ना कुछ? है। बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कई लोग होते हैं कि भाई मेरे को जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई मेरे को आपका सेलर अकाउंट दिल्ली में है ना, और मुझे माना जैसे कानपुर में मेरे को कोई प्रोडक्ट भेजना है ना, एज ए गिफ्टिंग पर्पज, किसी का बर्थडे है ना, तो मुझे हैप्पी बर्थडे लिखवाना है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने ऑर्डर को प्लेस करूंगा, वहाँ पे मैं गिफ्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा कि गिफ्ट है, और गिफ्ट में क्या मैसेज होगा वो मैं टाइप करके दूंगा। तो जिस सेलर के पास जाएगा, जैसे किसी ने इनेबल किया हुआ है, तो सेलर के पास जब जाएगा तो वहां पे मैसेज आ जाएगा और ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे गिफ्ट रैप है, तो वो गिफ्ट में रैप करके उस मैसेज को टाइप करके जो अमेजन ने दिया है उसको उसके अंदर रख देगा कि हैप्पी बर्थडे, विश हैप्पी बर्थडे, विश हैप्पी एनिवर्सरी। तो वो उसमें रख देगा और वो वहां पर प्रोडक्ट उस तरीके से डिलीवर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एज ए गिफ्ट ऑप्शन को अपन तैयार कर रहे हैं कि एज ए गिफ्ट की तरह हम प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट को गिफ्ट रैप किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता वो हम बता रहे हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम गिफ्ट रैप नहीं कर सकते, तो वहां पे हमको नो करना है और हमको देना है को गिफ्ट ऑप्शन, तो हम यहाँ पे इनेबल कर देते हैं, बस सिंपल। ठीक है। तो ये वाले देखिए, ये वाले सारे ऑप्शन हमने एक ही बार में कवर कर लिए, रिटर्न सेटिंग नोटिफिकेशन। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट है क्या, वो आप मुझे बता दीजिए। इसमें सर कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन सर जीएसटी से रिलेटेड था सर। बिना बताइए। बिना 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 जीएसटी के तो हम इस पे सेल नहीं कर सकते ना? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो टॉपिक आएगा अभी। देखिए उसमें क्या रहेगा कि अमीज ये टॉपिक को, वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है समझाने में, मैं उसको कोई कल बात क्लियर नहीं। कर दूंगा। ठीक है। कल के दिन मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन आज के लिए मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ एक्चुअल क्या होता है ना। अमेजन दो टाइप के सेलर को प्रेफरेंस, मतलब दो दो टाइप की सेलिंग करता है। एक जीएसटी और एक विदाउट जीएसटी, है ना। अब आप कहेंगे कि ये ऐसे तो हम बिना जीएसटी के हम भी कर सकते हैं, तो ये आपके हिसाब से नहीं, ये जीएसटी के हिसाब से है। कि जैसे कि आपने देखा होगा कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, आपने देखा होगा कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लेती है। जैसे कोई फार्मर है ना, अब कोई किसान है, वो अपने खेती कर रहा है, कुछ उसकी फसल आ रही है, क्रॉप्स आ रही हैं, तो यार वो खेती करेगा, क्रॉप्स उगाएगा, वो मार्केट में देने जाएगा, फिर वो जीएसटी के इसमें पड़ेगा, तो कहाँ से वो सेल कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि बेचारा कहाँ से वो, मतलब देखा जाए तो फार्मर कैसे इन चीजों को मैनेज कर पाएंगे कि बार बार जो फसल आ रही है, बार बार कोई फल आ रहे हैं, तो उन पर जीएसटी करना है, जीएसटी से ही सेल करना है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा है उस पर कि गवर्नमेंट ने उनको जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया प्रोडक्ट को। गवर्नमेंट ने कहा है कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको हम जीएसटी नहीं लेंगे, उनको जीएसटी से बाहर रखा है। ठीक है। उन पे हमें जीएसटी नहीं लेना है। ठीक है। तो जिन प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है अमेजन उन पे कैसे जीएसटी ले सकता है। तो अमेजन भी कहेगा कि भैया ठीक है, गवर्नमेंट जब जीएसटी नहीं ले रही तो हमको क्या दिक्कत है, हम भी नहीं लेंगे जीएसटी, है ना, हम भी जीएसटी नहीं काटेंगे। तो जो उन प्रोडक्ट में अगर आप डील कर रहे हैं, है ना, उन प्रोडक्ट पे अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आप बिना जीएसटी नंबर के सेल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप बुक्स हैं, अगर आप बुक्स सेल करते हैं तो आपको जीएसटी एग्जाम्पशन कर सकते हैं, जीएसटी की लेने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आप इसमें जाएंगे ना, जैसे देखिए इसमें इसमें जाएंगे टैक्स इन्फॉर्मेशन।
देखिए, अगर मेरे पास, मैं सेल करना चाह रहा हूँ और अगर मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पर, ये टिक आता है, मैंने तो अभी जीएसटी नंबर डाला हुआ है तो मेरे टिक को अभी इन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अगर मैं जीएसटी नंबर नहीं डालूंगा, आपका नया अकाउंट होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे आई सेल इन जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। ठीक है, यानी कि आप उन प्रोडक्ट में डील करते हैं जिन प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट आपसे जीएसटी नहीं ले रही है, तो आप इस पे टिक कीजिए और बिना आप जीएसटी के ही आप अपने प्रोडक्ट को है ना सेल कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि लिस्ट कहाँ से मिलेगी, ये कौन से प्रोडक्ट है जिन पे जीएसटी नहीं लग रही है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये जो लिंक है ना, ये जो लिंक है ना, अमेजन के ये लिंक है ना जीएसटी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की, ये मैं आपको ये व्हाट्सएप पे भेज दूंगा ग्रुप में, कि जिनके ऊपर ये वो हटाया हुआ है, मतलब जीएसटी एग्जाम्प्टेड किया हुआ है, मतलब जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ये है, ये वाला लिंक है अमेजन का, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का बता रहा हूँ मैं, सेल डॉट अमेजन डॉट आई है ना। इस पे देखिए, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, है ना, तो देखिए ये आ रहा है इसमें, लिस्ट ऑफ जीएसटी एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट ऑफ अमेजन। तो ये जितने भी प्रोडक्ट है ना, जैसे ये वाला जैगरी गुड़ है ना, और ये जिंगर, और ये जितने भी प्रोडक्ट है ना, ये सारे के सारे है ना, सब हमारे जीएसटी एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट में आ रहे हैं। मतलब अगर आप जैसे गुड़ सेल कर रहे हैं जैगरी, है ना, या आप नमक सेल कर रहे हैं, है ना, तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हैं। ये देखते हैं आपको प्रोडक्ट लिस्ट ये वाली, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना, बुक्स का एग्जांपल दिया था, अगर आप बुक्स में सेल कर रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है, जीएसटी नंबर तो ये बुक्स में आप नहीं लेंगे। मैप्स है, न्यूज़पेपर जर्नल्स में, है ना, या आप जैसे बैंगल्स में डील कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी आप जीएसटी एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले प्रोडक्ट हैं जिनमें आप जीएसटी आपके लिए नहीं रहेगा। तो जस्ट आप कभी भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहें, आप चाहते हैं कि जीएसटी ना लेना पड़े और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं आपके पास अवेलेबल, तो आपको अगर लिस्ट चेक करनी है तो ये मैं लिंक आपको व्हाट्सएप करूंगा आज, है ना, ग्रुप में। तो आप वहां से ये लिस्ट आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, उनको हम सेल करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से ले लीजिए वाले प्रोडक्ट की डिटेल और आप अपने इसे सेल कर सकते हैं इसमें। ठीक है सर। और अगर जीएसटी चाहिए हो तो सर वो कहाँ से मिलेगी? देखिए, जीएसटी अगर चाहिए, देखिए जीएसटी दो तरीके से होती है एक्चुअली जीएसटी। एक तो होती है वॉलेंट्रीली, है ना, और एक होती है मैंडेटरी। मैंडेटरी होती है, शायद ये मैं उसको बता देता हूँ, जीएसटी मैंडेटरी का अप्रोक्स 30 लाख का होता है। अप्रोक्स आपकी अगर 30 लाख तक की सेल जाती है, मतलब एक मैं आपको फिक्स बता दूंगा, मोटा मोटा अमाउंट बता रहा हूँ अराउंड में, कि आपके 30 लाख का बिजनेस जा रहा है तो आपको जीएसटी मैंडेटरी है, आपको मैंडेटरी किया गया है। ठीक है, ओके। और अगर आपका उससे कम बिजनेस है तो आपके लिए वॉलंटरी है कि आप अपने ये जीएसटी लेना चाहें या नहीं लेना चाहें। अगर आपको लेना है ना, तो आप जीएसटी पोर्टल से ले सकते हैं या आप अपने सीए को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सीए होते हैं आपको 2 या 3 एयर में आपका आपका ये जीएसटी नंबर बना के दे देते हैं, तो वहां से आप करवा सकते हैं। और अगर आप नया लेना चाहते हैं तो gst.gov.in वो वेबसाइट रहती है जीएसटी की, है ना, आप देख सकते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ, जीएसटी, जीएसटी न्यू रजिस्ट्रेशन। देखिए ये है ना, services.gst.gov.in, है ना, तो जो वेबसाइट है ना गवर्नमेंट की, है ना, तो आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे अपना नया वाला अकाउंट की सारी डिटेल, ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन में जाएगा। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। और आजकल तो जो वेरिफिकेशन होता है वो आपका उससे होता है, आजकल टैगिंग के जरिए होता है, कि आपके वीडियो वेरिफिकेशन होगा, उसमें टैगिंग आएगी, आपकी लोकेशन ये ऑटोमेटिक सेंड हो जाती है वहाँ पर, जो टैगिंग में होता है। जैसे मतलब आजकल जो वेरिफिकेशन ऐसे करते हैं कि आपको वीडियो कॉल करेंगे और वेरिफिकेशन करेंगे, तो इसमें क्या रहेगा कि ऑटोमेटिक जब वीडियो कॉल होगा तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल डिवाइस की और आपकी लोकेशन एग्जैक्ट, ये सारी ऑटोमेटिक टैग होती रहेगी, जिससे कि आप अगर बिजनेस एड्रेस से कहीं अदर बैठे हैं तो वो फिर वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो आपको बस बिजनेस एड्रेस पे होना जरूरी है, आप उसको वीडियो पर पूरी चारों तरफ दिखाएंगे तो वो एक वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ, उसी आप प्रोडक्ट को डील करते हैं, उसी ऑफिस में बैठे हुए, वो आपका बिजनेस एड्रेस है। तो आजकल ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो एक बार के लिए आप अपने सीए को हायर कर सकते हैं। सीए अप्रोक्स मतलब लेना चाहिए उनको 3 या 4 हज़ार से ऊपर नहीं लेना चाहिए। कई सीए तो 2 हज़ार में भी कर देते हैं, तो एक बार आप वहां से भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि हम उसको अमेजोन पे लिस्ट कर देते हैं लेकिन विदाउट जीएसटी वो सबको दिखा देता है कि भाई अनअवेलेबल है, क्योंकि जैसे मैंने अभी एक प्रोडक्ट लिस्ट किया था तो उसमें लिस्टिंग तो कर दी लेकिन वो अनअवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास जीएसटी नहीं है। एक मिनट, कौन सा प्रोडक्ट है वो आपका? सर वो एक माइक्रोफाइबर टॉवल है। उस पर जीएसटी लगता है? हाँ लगता है।
हाँ नहीं नहीं, तो आप प्रोडक्ट को हटा ही लीजिए, क्यों? क्योंकि अमेजन को अगर पता चल गया कि आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है जो हम्म, जीएसटी कैटेगरी में है, हाँ जी। मतलब जीएसटी एग्जेम्प्टेड में नहीं है, और आपने हम्म उसको एज उस अकाउंट में डाला हुआ है जो जीएसटी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में है हम्म, अकाउंट, तो उस केस में वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। उस चीज को वो गलत मानते हैं कि हाँ जी। जीएसटी आप पे करना चाहिए लेकिन आप पे नहीं करना चाह रहे हैं, तो लेकिन वो उसने थोड़ा सर सा वो एक। मेरा प्रोडक्ट प्रोडक्ट वो दिखा ही नहीं रहा है, मतलब लाइव नहीं कर रहा है वो मेरे प्रोडक्ट को वो। अच्छा, तो आपने जीएसटी एग्जेम्प्ट में डाला है क्या? मतलब नहीं, वो आपने वहाँ। एग्जाम्प्ट में नहीं डाला मैंने नॉर्मल लिस्टिंग की थी। नहीं नहीं, जो आपने अकाउंट बनाया है ना अमेजन का, तो हाँ उसमें जी। आपने जो जीएसटी नंबर डाला है उसमें क्या नहीं नहीं, अकाउंट जीएसटी मेरे बनाते पास हैं? है ही नहीं अभी, तो मैं डालता कैसे? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो वहीं से वो क्रॉस हो रहा है। आपने जो प्रोडक्ट डाला है ना, हाँ तो जी। वहां पे जब हम अपना प्रोडक्ट को डालते हैं ना, है ना, तो हाँ जी। हमें ये डालना पड़ता है किस टाइप का प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, ठीक है। जैसे हाँ। मैं एक दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं एक दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं कोई भी प्रोडक्ट को ऐड करूंगा, है ना, हाँ जी। जैसे ये मैंने कोई भी प्रोडक्ट ऐड किया, ठीक है। देखिए, जब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट डालूंगा तो यहाँ पे आइटम नेम पूछता है, आइटम नेम, है ना, हाँ जी। और हाँ जी। प्रोडक्ट टाइप, है ना, और ये रिकमेंडेड प्राइस नोट, इन जी। तीनों से वो आपके प्रोडक्ट को पहचान देगा। ठीक है, अच्छा। अब आपका प्रोडक्ट ऐसा है हम्म। जो कि जीएसटी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ रहा है जी। ना, जो हाँ आपने जी। डाला है, तो उस केस में क्या होगा कि जीरो टैक्स लेगा। लेकिन आपने ऐसा प्रोडक्ट डाला है जिस पर 18% टैक्स लगेगा, जी। तो वो यहाँ से जी। आइडेंटिफाई कर ही लेगा। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर वो आपके अकाउंट को ये देखेगा कि आपका अकाउंट तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, क्यों? क्योंकि आपने जीएसटी नंबर नहीं डाला। तो जब आपने जीएसटी नंबर नहीं डाला, आपका एग्जेम्प्ट कैटेगरी में है, तो हाँ जी। आप जीएसटी वाले प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते फिर। तो तो वो उस उसको जगह पे फिर अनअवेलेबल आपके। हाँ, अनअवेलेबल ही दिखाएगा। अनअवेलेबल कर दो। हाँ, लेकिन हो सकता है आपके, हो सकता है ये भी हो सकता है, एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि 1 या 2 दिन के लिए प्रोडक्ट लाइव हुआ या 1-2 घंटे के लिए लाइव हुआ हो। हाँ जी। लेकिन आप उन चीजों को थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट सेल हुआ, हाँ जी। और सेल बाई चांस ऐसा होता है कई बार, अमेजन उस चीज को फिगर आउट नहीं कर पाता विद इन 1 और 2 आवर्स में, या हो सकता है एक हम्म। दिन में। तो अगर फिगर आउट नहीं हुआ, आपका प्रोडक्ट सेल हो गया और उस कंडीशन में आपके पास हम्म। जीएसटी आपका एग्जाम्प्ट है और जीएसटी लगना चाहिए, तो उस केस में फिर बायर भी आपके ऊपर क्लेम कर सकता है, और अमेजन भी आपके ऊपर पेनल्टी लगाए, अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, साथ हम्म। में आपके हम्म। ऊपर लीगली एक्शन के लिए भी डाल सकता है। ओके। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट को सेल किया कहाँ पे? 0% जीएसटी दिखा करके, जो कि इलीगल ओके। है टोटल। तो ओके। ये गवर्नमेंट का एक्शन हो सकता है उसमें, तो उस चीज को ठीक है। तो आप करिए मत कभी भी। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आए, तो हालांकि अमेजन कई बार इस चीज को रोकता है, लेकिन कई बार अगर अगर नहीं रोक रहा है, तो आप उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, इस चीज को, है ना। और जीएसटी अगर हम लेने जाएं तो कितने टाइम में मिल जाएगी हमें सर? विद इन 5 to 7 डेज में आपकी एक्टिव हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत अच्छा। नहीं रहती है। ठीक है सर। वो आप प्रोप्राइटरशिप का लेंगे तो आपको जो पैन कार्ड है उसी के ऊपर जीएसटी बनेगा, तो मैक्सिमम 3 से 4 दिन में आपको एलोकेट हो जाना चाहिए। और ओके। अगर कोई दिक्कत है, वेरिफिकेशन का कोई दिक्कत है, तो हो सकता है 1 वीक तक लग जाएगा। ऑलराइट। पर सर जब वैसे भी न्यू लिस्टिंग करते हैं विद जीएसटी भी, तो वो हम्म। शुरू में तो वो बाय बॉक्स देता ही नहीं ना, तो वो अनअवेलेबल ही दिखाता है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि अगर जो नई लिस्टिंग करेंगे अपन, है ना, कोई भी, हम्म। तो स्टार्टिंग में बाय बॉक्स नहीं देते हैं। आपका अकाउंट अगर पुराना है तो बाय बॉक्स मिल जाएगा, है ना, या आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आपके प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा है, तो बाय बॉक्स मिल जाएगा। नए अकाउंट पे बाय बॉक्स नहीं देते हैं, नए प्रोडक्ट पे बाय बॉक्स नहीं देते हैं। ये बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये अपना परसों के कल के दिन तो पूरा मैं अकाउंट ओवर करता हूँ, और परसों के दिन मैं बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, उसको अपन डीपली ठीक उस पर रिसर्च करेंगे, पूरा का पूरा टेक्निकल, मतलब बेसिक टू अपन हाई लेवल पे करेंगे उसको। तो उसमें आपको पूरा बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है सर। ठीक है, आज के में किसी को और कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अच्छा, ओके, सर ठीक है। अमेजन पर अकाउंट बनाने के लिए आप ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है या बिना ब्रांड के भी कर सकते हैं? अच्छा, ओके, देखिए क्या होता है ना कि अपना, अगर आप विदाउट ब्रांड करते हैं उसको कहते हैं अपन जेनरिक, GENERIC, मतलब विदाउट ब्रांड है आपका जेनरिक में रजिस्टर करते हैं, और ब्रांड होता है तो वो अपना प्रोडक्ट ब्रांडेड हो जाता है। अब वो आप ये कह रहे हैं कि कौन सा करना चाहिए, तो देखिए, आई प्रेफर कि आप अपने ब्रांड को रजिस्टर कराइए, वो सबसे बेस्ट रहता है। बिकॉज क्या है, मैं बता देता हूँ उसका रीजन। जैसे आप देखिए ना इसमें कि जैसे, जैसे मैं कोई सी भी जेनेरिक प्रोडक्ट को देख लेता हूँ। जेनेरिक का मतलब होता है विदाउट ब्रांड है कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। अब जैसे सपोज है
ये मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, है ना? जैसे ये ले लेते हैं इसको। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये जेनरिक है, ठीक है, ब्रांड जेनरिक का मतलब ये जेनरिक प्रोडक्ट है, इस पे कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है। अब मैं ये वाला प्रोडक्ट सेल हो रहा है, सपोज दैट ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा सेल हो रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट को अपने अकाउंट में ऐड कर लूंगा और मैं खुद बेचने लगूंगा इसको। तो आप इसको क्या नहीं, अपने पे ये नहीं क्लेम कर पाओगे कि आपका ही प्रोडक्ट है, क्यों? क्योंकि ब्रांड नहीं है इसका, कोई प्रोडक्ट का ब्रांड नहीं है, लेकिन अच्छा सेल होता है तो दूसरी सेलर ने इसको अपने में मैप किया हुआ है, मतलब ऐड किया हुआ है ना, तो वो भी सेल कर रहा है, तो आप उसको फिर कैसे उसको वो करेंगे, आप कैसे कह पाएंगे कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी लिस्टिंग है? तो इस जगह पे आपको अच्छा, ट्रबल शूट करना पड़ेगा, तो बेटर है आपका ब्रांड होगा तो आप उस पर डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये मेरा ब्रांड है, कैसे यूज कर मेरा रहा है। ब्रांड है। जी, ठीक ठीक है सर, ठीक है सर। है ना? तो ये मेरा और प्रेफरेंस सर है इसमें कि हम्म। इसमें प्राइसिंग कैसे हम सिलेक्ट करते हैं कि हर रोज मतलब हर वीक जैसे प्राइसिंग कभी चेंज करनी होती है, बंदे मतलब प्राइस चेंज करते हैं प्रोडक्ट्स का, वो कैसे होता है वो? अच्छा, वो अपन यहाँ से करते हैं, ये यहाँ पे अपन रूल लगा देते हैं। ये जैसे अपन यहाँ पे गए, ये देखिए आपको ये ऑफर आएगा लिस्टिंग में, जब आप लिस्टिंग करना सीखेंगे तो मैं बता दूंगा इसको, है ना। जब अपन यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्राइस का ऑप्शन आ रहा है, एमआरपी यहाँ पे डालनी है, -999 डाल दी मैंने, है ना। और यहाँ पर मैंने इसका प्राइस डाल दिया, प्राइस एमआरपी से कम होना चाहिए या एमआरपी के इक्विवेलेंट रख सकते हैं। तो योर प्राइस में मैंने 719 डाल दिया, तो इसको मैं यहाँ से हर बार प्राइस चेंज कर सकते हैं, हर बार लिस्टिंग में जाकर के। नहीं, जैसे हमारा प्रोडक्ट कोई कॉम्पिटिटर वाला है कि उसमें कंपटीशन ज्यादा है और भी बहुत हम्म। सारे ब्रांड के प्लेयर हैं कि फिर तो हमें उस हिसाब से प्राइस चेंज कैसे किस हिसाब से करना चाहिए? वो आप अलग से प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहेंगे कि एक ही प्रोडक्ट है उसी को आप ऐड कर रहे हैं, मतलब? नहीं, जैसे हमारा प्रोडक्ट है, मान लो ए प्रोडक्ट है और हाँ हाँ। बाकी भी कंपनियां वही सेम प्रोडक्ट रेंज में हैं, तो उसमें वो प्राइस रोज वो छेड़ती हैं अपना प्राइस। ओके तो हम ओके ओके, मैं समझा दूंगा, ये वाला कॉन्सेप्ट अपना परसों आएगा, इसको कहते हैं बाय बॉक्स। मतलब एक ही प्रोडक्ट को जब मल्टीपल सेलर सेल कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट है हमारा, सपोज दैट मेरा ये माउस है ना, और ये माउस मल्टीपल सेलर, एक सेलर, बी सेलर, सी सेलर, ये सभी सेल कर रहे हैं, तो ये इसको कौन सेल करेगा, ऑर्डर किसके पास जाएगा? ऐसा नहीं है कि हर एक के पास ऑर्डर जाएगी करके, किसी एक के पास जाएगा, उसको अपन कहते हैं बाय बॉक्स। तो बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट होता है और वो यहाँ से क्लियर होता है, जो आप कह रहे हो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपन जब आगे करेंगे ना उसमें ये क्लियर हो जाएगा आपको भी कि ये कैसे करता है। जैसे आपने ये किया ना यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पर ये आपने देखिए प्राइसिंग वाला है ना, तो इसमें आता है देखिए ऑटोमेट प्राइसिंग। ऑटोमेट प्राइसिंग आ गया, इसमें हम डालते हैं कि भैया हमारा जो कॉम्पिटिटर है अगर इतना प्राइस कम करे तो उससे 1 रुपये हमारा फिर से कम हो जाए। तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिक प्राइस से चलता रहता है, इसको अपन आगे क्लियर करेंगे। ये ऑटोमेटिक प्राइस की वजह से होता है जब कंपटीशन बढ़ जाता है, यहाँ से जो आप कह रहे हैं ना कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रूल बाय अमेजन, है ना, ये अपन यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये टॉपिक आएगा अभी, यहाँ पे अपन बाय बॉक्स जब क्लियर करेंगे ना, तब उसके बाद ये वाला टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को? सर जीएसटी अगर हम अप्लाई करते हैं तो जो नाम हम जीएसटी में डालते हैं अपने बिजनेस का, वही सेम नाम यहाँ पर होना चाहिए हमारे स्टोर का? नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं, उसका कोई जरूरत नहीं, वो ओके। आपके ऊपर है, तो वो जीएसटी आपके से ऊपर है। जीएसटी से क्या मैच होना चाहिए यहाँ पर अमेजोन के पोर्टल पे? जीएसटी से इनवॉइस एड्रेस और लीगल नेम। लीगल नेम? हाँ, लीगल नेम और इनवॉइस एड्रेस। लीगल नेम मतलब हमारा अपना पर्सनल नेम जो होता है? नहीं, लीगल, लीगल बिजनेस नेम जो बिजनेस नेम? आपका। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। जब आप ओ, देखिए प्रोप्राइटरशिप का आप बनवाएंगे ना, तो दो नाम आएंगे, एक तो लीगल नेम आएगा, उसके नीचे लिखा होगा ट्रेड नेम एफ एनी, है ना। हम्म। तो जो लीगल नेम होगा वो आपके पैन कार्ड से लेगा ऑटोमेटिक, और जो ओके। ट्रेड नेम है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कुछ भी। अच्छा, तो जो लीगल नेम मतलब जो हमारा पैन कार्ड पे जो हमारा नाम होता है, जैसे मेरा नाम सचिन है तो वो वाला नाम वहां पर वो होना आएगा, चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो लीगल नेम आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और हम ट्रेड नेम जो मर्जी रख सकते हैं? ट्रेड नेम कुछ भी रखिए, वो आपके ऊपर है। लीगल तो नेम जो मतलब हम पैन कार्ड से उठाता है। और जो हमारा करंट अकाउंट ओपन होता है वो हमारे लीगल नेम पे ओपन होता है या जीएसटी के या ट्रेड नेम से ओपन होता है? आप ट्रेड नेम से करवा लीजिए।
उसमें ट्रेड नेम में कोई हाइफन या इस तरह का सिंबल हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं नहीं, उसमें नहीं होता है वैसे। वैसे ये वाली चीज है ना, ये पहले पहले नहीं होता था, लेकिन अभी शायद रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं, तो माइट भी इसके लिए आप एक बार सीए से कंफर्म कर लेना। पहले नहीं ठीक होता है। था, पहले अपन ओके। आईफन आईफन यूज कर सकते थे, हम्म। लेकिन अभी कुछ रिसेंटली अमेंडमेंट हुए हैं, तो उसमें शायद हो सकता है ऐसा। तो उसका एक्चुअल मुझे इस चीज का अच्छा। नॉलेज नहीं है, अभी का रिसेंट जो अपडेट है। ठीक है। और सर जैसे हम मान लो कि फर्स्ट टाइम अमेजोन पे कुछ प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, तो हम वो कंपटीशन एनालिसिस कैसे करेंगे कि और कितने सेलर्स हैं उसी पर्टिकुलर ब्रांड में, और कितनी सेलिंग हो रही है, और कैसे क्या हो रहा है? वो अपन ब्रांड एनालिटिक्स से करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है, इससे अपन ब्रांड एनालिटिक्स कर सकते हैं। नीचे आप ये देखिए, इसमें ब्रांड है, ब्रांड में जाएंगे तो ब्रांड एनालिटिक्स का ऑप्शन आता है, देखिए आ रहा है ना, ये ब्रांड एनालिटिक्स आ रहा है ना, इससे अपन पूरा ब्रांड एनालिटिक्स कर सकते हैं। ये अपन आगे आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ये अपन इस पे भी वर्क करेंगे अपन। सर हेलो। जी। सर ऐसा पॉसिबल है कि कोई सर प्रोडक्ट सर्च करे और मेरा प्रोडक्ट टॉप पे आए? मैं समझा नहीं। जैसे सर मेरा कोई प्रोडक्ट है और कोई सर्च कर रहा है अमेजोन पे और टॉप पे आए, फर्स्ट टू सेकंड नंबर पे, ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है? हाँ, वो उस कॉन्सेप्ट लगे होते हैं अपने, स्पॉन्सर चला सकते हैं अपन, ऐड चला सकते हैं। या विदाउट एड्स? आपका विदाउट एड आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट पे आना है, तो आपको प्रोडक्ट का एसईओ करना पड़ेगा, आपको टाइटल अच्छा रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी पड़ेगी, रेटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, इमेजेस अच्छी होनी चाहिए, उसका रीच अच्छा होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। वो अपन बाय बॉक्स में क्लियर करेंगे। जब अपना पर्सनल वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो अपन बाय बॉक्स में इस चीज को क्लियर करेंगे पूरी तरह से कि हमें अपना प्रोडक्ट को ऊपर ऑप्टिमाइज करना है, तो कैसे क्या करना पड़ेगा। उसमें काफी गाइडलाइंस होती है, वो फॉलो करनी पड़ेंगी। कुछ गाइडलाइंस ऐसी होती हैं जो अमेजन कभी किसी को बताता नहीं है ना, कुछ रूल्स उनके हाइड रहते हैं, लेकिन अपन उनको थोड़ा बहुत जान करके वहां से भी करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ गाइडलाइंस है जिनको मैंडेटरी फॉलो करना है, उनको भी करना है। तो उस हिसाब से अपने सारे काम हो जाएंगे, मतलब हमारा एक तरीके से एक अपना रूट मैप बन जाएगा कि अपन इस तरीके से करना है, तो अपन उस हिसाब से करेंगे, तो अपना ऑटोमेटिकली एसईओ भी हो जाएगा उससे। मुझे तो अमेजोन फ्लिपकार्ट जो बाइंग साइट्स है उसका भी एसईओ आप बताएंगे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अमेजन का भी बताऊंगा एसईओ का, कि कैसे करना है, कैसे स्पॉन्सर चलाना है, क्या होता है स्टार्टिंग में, कैसे करना है विदाउट स्पॉन्सर, कैसे आती है लिस्टिंग ऊपर, क्या रहता है उनका लॉजिक, वो मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। सर अमेजन फ्लिपकार्ट मीशो सबका एक जैसा ही होता है या अलग अलग होता है? नहीं नहीं, सबका डिफरेंट है, सबका डिफरेंट। बिल्कुल, फ्लिपकार्ट बिल्कुल अलग है, उसका बिल्कुल अलग पैनल है, उनमें बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं। अमेजन आपको एक खुली छूट देता है, वो फ्लिपकार्ट या मीशो नहीं देते हैं। अमेजन इस चीज़ में सबसे बेस्ट है, सेलर को खुली छूट रहती है एक तरीके से वाइड, आप जो मनाए उसको कीजिए, बस प्रोडक्ट को डिफेक्टिव मत निकालिए बस। अमेजन ये कहता है आपसे एक तरीके से, आपका मन आए सो कीजिए, आपके ऊपर है। टाइटल जो रखना है, प्रोडक्ट का नेम जो रखना है कीजिए आप, बस प्रोडक्ट की डिफेक्टिव डिफेक्ट कंप्लेन नहीं नहीं आनी होना चाहिए बस। हाँ, बस कंप्लेन नहीं आनी चाहिए बस हमें, और कुछ नहीं। वो ये नहीं कहता कि डिफेक्टिव निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो ये कहता है कि हमारे तक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बायर अगर आपसे सॉर्ट आउट कर रहा है तो आपसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास हमें इन चीजों में डालो कि भैया डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, या प्रोडक्ट खराब है, रिटर्न है, इन चीजों में नहीं पड़ना है बस। तो अमेजन इस चीज में बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी फ्रीडम देता है, बाकी कोई नहीं देता। और मीशो को तो देखो, नाम ऐसा है रिटर्न्स के लिए बना हुआ है एक तरीके से, वहाँ रिटर्न रेशियो बहुत ज्यादा होता है। मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता, मैंने अप्रोक्स काफी पेन संभाले हैं मीशो पे, रिटर्न रेशियो उनका 90% से ऊपर गया है, तो मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करता। बाकी मैं आपको पूरा डिटेल तो बता दूंगा कैसे वर्क करना है, क्या रहता है उसमें, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट एक थोड़ा सा अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो थोड़ा सा उनका अमेजन और फ्लिपकार्ट से काफी कम है उनका, मीशो का थोड़ा सा रिटर्न रेशियो ज्यादा है, जो इसको वो कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है वो गलत है, वो थोड़ा सा क्या रहता है ना, कि किसी को अपना पैनल चलाना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो कुछ ना कुछ बायर को ऐसा ऑफर देना पड़ेगा कि रिटर्न बहुत ईजी हो जाए, तभी बायर उनसे खरीदेगा। अगर वो रिटर्न रीजन को बहुत स्ट्रिक्ट कर देंगे, तो कोई बायर खरीदेगा ही नहीं अगले दिन से। तो बेस्ट है कि वो भी अपना कुछ सोच के ही करते हैं, कुछ सोच समझ के करते हैं, तो इस तरीके से हर एक के वो रहते हैं। तो मिंत्रा का अलग है, ये सभी के अलग अलग पॉलिसीज हैं जो कि फॉलो करनी पड़ती हैं, और सभी का जो ऑपरेटिंग मोड है वो सभी का डिफरेंट है। मतलब घूम फिर के वही है कि ऑर्डर पिकअप होगा, फ्लिपकार्ट भी लेके जाएगा, वहाँ डिलीवर करेगा, लेकिन जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है ना, जो उनके पूरा का पूरा ऑपरेशन होता है पूरी तरह से, वो सभी का डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट है।
मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कोरियर बॉय आएगा तो प्रोडक्ट किसी और को ले जाके देगा, ऐसा नहीं। प्रोसेस वही है, लेकिन आपको जो एसओपी फॉलो करनी है और वो जो एसओपी फॉलो कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट रहेगी। फ्लिपकार्ट की अमेजन से अलग रहेगी, मीशो से अलग रहेगी,